ट्रांसलेटर वगैरह वो सारे क्लर्क होते हैं, उनको जो समझ आ जाए तो बस वो ओके है। तो चीज समझ ना आए तो फिर वो जो है ना ओके नहीं है, बेशक आप चेयरमैन के पास चले जाएं, बेशक पैनल के किसी भी मेंबर के पास चले जाएं। असल में होता है कि आपने किस तरह से जो क्लर्क बैठा है उसको जो है ना सेटिस्फाई किया कि हाँ ये मेरा ओरिजिनल है, जो भी चक्कर है। सही हो गया सर। तो इंशाल्लाह जब इसका आप भी जाओगे टेस्ट ना, सर क्लब टेस्ट में ही होगा साथ ही कंबाइन। किस चीज के अभी तक वो हुए हैं, एप्लीकेंट हुए हैं? इसके तो सर थोड़े से ही हैं, तो बस 66 थे इसका उनके डायरेक्ट नाम। इंटरव्यू होगा आपका। अगर मेरे ख्याल में 70-80 से कम हुआ है ना, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। अच्छा हाँ, वो आपसे मांगेंगे नहीं सर, वो सीट डॉक्यूमेंट्स भी तो वगैरह। एक ही है ना। कोई बात नहीं, अभी हमने अप्लाई किया होता असिस्टेंट डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, 76 इसके अच्छा एप्लीकेंट थे। और अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से थी एक सीट फूड अथॉरिटी में, उसके भी 90 एप्लीकेंट थे। हमसे सिक्योरिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यूज होंगे आपके। सही सही सही। हाँ तो बोल, बल्कि कल मुझे किसकी कॉल आई थी भला, आप में से असद की आई थी और एक और लड़का है, पता नहीं वो कौन है, उसने मुझसे रब्ता किया था कि मुझे भी मेल आई है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो मैं भेजूँ या ना भेजूँ। तो मैंने उनको भी ये कहा था कि लाजमी भेजें, तो कोई पता नहीं चलता कब जो है ना किस्मत खुल जाए। आगे तो एक दफा इंटरव्यू में पहुंच गए फिर तो किस्मत ही है। आप आपकी मेहनत मैटर करती है रिटर्न टेस्ट तक। उसके बाद जो है अगर तो आपकी किस्मत हुई तो आपसे वही कुछ पूछा जाएगा जो आपको आता है, और अगर किस्मत में नहीं है तो ऐसी चीजें पूछ ली जाएंगी जो आपको नहीं आती। क्योंकि आप कोई भी बंदा है ना वो हर चीज जो है ना वो याद नहीं कर सकता, और ना कह लो कि उसको हर चीज का पता होता है। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपसे ऐसी चीजें पूछी जाएं जो आपको नहीं पता, अनलेस केवल बंदा जो चाह रहा है उसने पहले ही माइंड बना लिया कि आपको सिलेक्ट नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जैसे पिछली दफा मेरे देखिए, साथ हुआ था। हाँ वो ना जब इंटर होता है ना बंदा, वो जो पहला इंप्रेशन पड़ता है उस वक्त उनका माइंड बन जाता है कि हाँ यार इस बंदे को हमने रखना है कि नहीं। उसके बाद फिर वो जज करते हैं कि बंदा, हमने तो जज कर लिया था कि रखना है कि नहीं, वाकई इस काबिल है कि इसको रखा जाए नहीं। लेकिन उन्होंने पहले ही कर लिया कि इसको नहीं रखना, फिर वो आपसे जानबूझ के क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। अच्छा, आज हमने डेटा लिंक लेयर की नेक्स्ट फंक्शनैलिटी कह लो कि स्टार्ट करनी है, जो कि है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग से मुराद है कि ये मैक एड्रेस पे काम करता है। जैसे ही नेटवर्क लेयर से, क्योंकि इसके ऊपर मौजूद होती है नेटवर्क लेयर, पैकेट डाटा लिंक लेयर पे रिसीव होता है, तो डाटा लिंक लेयर इसमें अपने से एक हेडर और एक ट्रेलर ऐड करता है। उस हेडर में जो है ना ये सोर्स यानी कि सेंडर डिवाइस का या मशीन का मैक एड्रेस और इसी तरह डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच करता है। अब आपने याद रखना है कि जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ना, ये लेट से कि ये सेंटर था ए और इसने किसी दूसरे नेटवर्क में एक डिवाइस थी बी, उसको डाटा भेजना था, तो वो आईपी एड्रेस तो उसको मालूम पड़ जाता है। हम आगे देखेंगे कि बी का आईपी एड्रेस जो है ना ए को कैसे मालूम पड़ता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तो वो बी का आईपी एड्रेस मालूम चल जाता है, तो जब पैकेट पे अपना हेडर अटैच करता है ना, तो उसमें सोर्स आईपी एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इस डिवाइस का अटैच करता है, और फिर वो पास कर देता है नीचे डाटा लिंक लेयर पे। अब देखो डाटा लिंक लेयर को जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क तक, जो एक लोकल नेटवर्क है उस तक उसको एक्सेस है, उससे बाहर क्या है उसको नहीं पता। तो सोर्स मैक एड्रेस उस डिवाइस का होगा जिससे मैसेज जनरेट हो रहा है, लेट्स से ए। लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं कल भी बताया था फिजिकल सॉरी डाटा लिंक लेयर पढ़ते हुए कि डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नोड टू नोड डिलीवरी करती है। नोड से मुराद ये है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, और एक नेटवर्क से जब कोई भी चीज बाहर निकलती है वो लाजमी तौर पर राउटर के से होकर गुजरती है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में ये हमेशा राउटर का एड्रेस लिखेगा, तो राउटर का मैक एड्रेस होगा फिजिकल एड्रेस। बस ये जिम्मेदारी है डाटा लिंक लेयर की कि वो एक पैकेट को, एक डाटा के मैसेज को डिवाइस से लेके नेक्स्ट होप यानी कि नेक्स्ट नोड जो इंटरमीडिएट डिवाइस है वहां तक पहुंचाता है। इसलिए मैक एड्रेस हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि हमने इस नेटवर्क से इस पैकेट को निकालना है, तो इसको बताना पड़ेगा कि आपका जाने का रास्ता कौन सा है, किस रास्ते के थ्रू आप जाओगे। तो वो एड्रेस जो है हमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बताता है कि अगर ये पैकेट इस नेटवर्क से निकलना चाह रहा है तो इसको इस एड्रेस पर राउट कर दो तो ये निकल जाएगा। तो हम राउटर का मैक एड्रेस जो है वो उसमें साथ अटैच कर देते हैं, तो वो सीधा नेटवर्क के अंदर रहते हुए राउटर पे जाता है, और राउटर को पता होता है कि अगर ये मेरे पास पैकेट आया तो मैंने इसको किस दूसरे राउटर पे फॉरवर्ड करना है ताकि ये बी डिवाइस तक पहुंच सके।
मैक एड्रेस का अच्छे से याद रखना है कि काम हमेशा ये होता है कि ये नोड टू नोड जो है ना कह लो कि डाटा को पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, आप याद रखना, जैसे ही ये राउटर बी से पैकेट निकलेगा तो उस वक्त इसका सोर्स मैक एड्रेस हो जाएगा जो उस राउटर का एड्रेस है। लेट्स से इसका एड्रेस था एम ऑफ बी मैक एड्रेस। जब पैकेट इससे निकल के आगे निकल रहा होगा तो उस वक्त उस पैकेट का सोर्स मैक एड्रेस होगा एम ऑफ बी, और उस पैकेट का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा जो नेक्स्ट राउटर इसकी लाइन में आएगा। लेट्स से ये है उसका मैक एड्रेस एम ऑफ सी, तो उसके पैकेट में सोर्स मैक एड्रेस में होगा एम ऑफ बी और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में होगा एम ऑफ सी। तो जैसे ही ये किसी एक राउटर पे या किसी नेटवर्क में कह लो पहुंचेगा तो इसका मैक एड्रेस स्ट्रिप ऑफ कर लिया जाएगा। स्ट्रिप ऑफ करने के बाद वो नेटवर्क जो है, उसका राउटर जो है, अपना मैक एड्रेस एज अ सोर्स अटैच करेगा, और इससे अगला जिस राउटर पे इसने जाना है उसका मैक एड्रेस एज अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच करेगा, और इस तरह करके जाता रहेगा। तो कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैक एड्रेस की क्यों जरूरत पड़ती है, तो देखो मैक एड्रेस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि हमने अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कोई चीज मूव करनी है ना, तो वो मैक एड्रेस के थ्रू होती है। हाँ, अगर आपने सोर्स से डेस्टिनेशन की बात करनी है वो लाजमी बताना है आपने। और देखो, सोर्स से डेस्टिनेशन के जो एड्रेस है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। आपने एक दफा बता दिया कि डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ये है तो हमेशा पूरी ट्रेवल के दौरान वही रहेगा, लेकिन मैक एड्रेस हर नेटवर्क के बाद चेंज होता रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है फिजिकल एड्रेसिंग से रिलेटेड, ये आपने याद रखना है। अब हम इसको देख लेते हैं कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या पॉइंट्स इसमें राइट डाउन किए हैं। देखें, द डाटा लिंक लेयर अटैचेस द फिजिकल एड्रेस। अच्छा, याद रखना है कि 48 बिट का होता है ये मैक एड्रेस। और हमने कल देखा था कि डाटा लिंक लेयर की दो सब लेयर्स हैं, एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो आज से पहले हम जितने भी हम पढ़ रहे थे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल के फंक्शंस थे। और आज से हमने फिजिकल एड्रेसिंग स्टार्ट की है, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर की पहली फंक्शनैलिटी है। तो मैक एड्रेस को अटैच करना मीडिया एक्सेस कंट्रोल की जिम्मेदारी है। 48 बिट का ये एड्रेस होता है, यानी कि इसमें 6 ऑक्टेट होंगे। द डाटा लिंक लेयर अटैचेस द फिजिकल एड्रेस टू द रिसीवर ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का फिजिकल एड्रेस अटैच करेगा एंड सेंटर, और सेंटर का भी, टू द हेडर ऑफ ईच फ्रेम। अब डाटा को हम डाटा लिंक लेयर पे बोलते हैं फ्रेम। तो फ्रेम के साथ सेंटर का और रिसीवर का फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस अटैच किया जाएगा। देखो मैक एड्रेस क्या है, यूनिक 48 बिट हार्डवेयर नंबर ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस होता है जो एनआईसी में हार्ड वायर्ड होता है, इंप्लीमेंट किया होता है। दैट आर एम्बेडेड इनटू नेटवर्क कार्ड, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। द मैक एड्रेस इज यूज्ड बाय द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ द डाटा लिंक लेयर। ये भी बात मैं ऊपर बता चुका हूं। देखो, अगेन मैंने वही चीज लिख दी है कि वाई फिजिकल एड्रेसिंग क्यों जरूरत पेश आती है, हम अब इसको पढ़ भी लेते हैं। When a computer sends data, जब एक कंप्यूटर डेटा को सेंड करता है, it first wraps it in IP header. Let's say अभी नेट क्योंकि ऊपर से नीचे आता है, पहले एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, और फिर नेटवर्क। तो नेटवर्क लेयर पे जब होता है तो वहां पे उसके साथ आईपी एड्रेस अटैच किया जाता है। तो लेट्स से कि ये सोर्स का आईपी एड्रेस है जिसको मैं एस ऑफ आई कह रहा हूँ, और ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है जिसको मैं डी ऑफ आई कह रहा हूँ। ये नेटवर्क लेयर पे अटैच हो गए, पहले पॉइंट ये बता रहा है। इसको देखो, दिस आईपी हेडर अलॉन्ग विद डाटा। तो डाटा ये था जिसको डी लिखा गया, और ये वाला जो हमने लगाया ये हेडर है। ये होते एक साइड पे, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि डेजिग्नेट करने में आसानी रहे। दिस आईपी हेडर अलॉन्ग विद द डाटा इज देन इनकैप्सुलेटेड। अब इसको हम पास कर देते हैं और नीचे अगेन इसको इसी तरह इनकैप्सुलेट किया जाता है। इसके इर्द गिर्द जो है ना एक और चीज ऐड की जाती है, और वो अभी हमने देख ली कि सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। एज द डाटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन राउटर टू द नेक्स्ट, जैसे ही डाटा एक राउटर से दूसरे राउटर पे ट्रेवल करेगा, द मैक एड्रेस हेडर, जो मैक एड्रेस हेडर जो हमने अभी अटैच किए थे, इज स्ट्रिप्ड ऑफ, इसको हम उतार लेंगे, एंड अ न्यू वन इज जनरेटेड फॉर नेक्स्ट हॉप, और नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेक्स्ट राउटर के लिए अलग से एक हेडर जनरेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अब चेंज होंगे। However, the IP header, ये बात याद रखनी है, IP header which was generated by the original computer remains intact, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके ऊपर हमने अलग से एक नया कैप्सूल बनाया है सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का, वो बार बार चेंज होगा, उसमें चेंज आएगा, लेकिन जो इसके अंदर है आईपी एड्रेस प्लस डाटा वो हमेशा सेम रहेगा। दिस प्रोसेस इलस्ट्रेट, ये प्रोसेस हमें बताता है हाउ द आईपी हेडर मैनेजेस द एंड टू एंड डिलीवरी। हमने कल भी कहा था कि आईपी एड्रेस सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करता है, अब उसको पता चला कि कैसे करता है। और while the MAC address handles the hope to have delivery, और MAC address हैंडल करता है hope to have delivery को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फिजिकल एड्रेसिंग से रिलेटेड, इसको याद रखना है कि कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, सिर्फ फिजिकल एड्रेस से हम क्यों नहीं कर सकते, और आगे भी। अच्छा, ये ARP है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको हमने
आगे भी किया हुआ है कवर, जहाँ पे हमने अलग से प्रोटोकॉल किया, लेकिन हम भी थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे एक ये हमारे पास प्रोटोकॉल है, क्या करता है ये, अगर आपको किसी डिवाइस की आईपी एड्रेस मालूम है, उससे आपने उस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करना, उसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। कैसे? अभी देखो मैंने एग्जांपल दिया। अच्छा जी, सबके पास वही शो हो रही है? नहीं सर, ARP वाली यार करंट स्लाइड शो हो रही है सर। ठीक है, आप जरा डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। देखो अभी मैंने बताया था कि सोर्स एड्रेस, सोर्स है कोई, उसने बी के पास भेजना है और वो डेस्टिनेशन है। अब मैंने बताया था कि उसको बी का एड्रेस मालूम होता है। कैसे होता है? वो राउटर्स के थ्रू उसको पता चल जाता है, जो अटैच होते हैं आपस में। और वैसे भी जब भी कोई कंप्यूटर जो है ना, कल एक बंदे ने वैसे भी मुझसे पूछा था कि सर, मेरे फहीम ने पूछा था 1-2 दिन पहले कि सर जब मेरा कंप्यूटर, मैंने किसी को मैसेज भेजा ही नहीं है, तो अगला बंदा मुझे कैसे मैसेज भेजेगा, या इस तरह से कोई बात थी। तो उस वक्त मैंने ये बात बताना भूल गया। देखो जब भी कोई भी नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है ना, वो आसपास सारे जितने भी उसके राउटर वगैरह नेटवर्क होते हैं ना, उनको एक हेलो मैसेज भेजता है। वो बताता है कि मैं इस नेटवर्क में आ गया हूँ, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरा मैक एड्रेस है। अगर किसी ने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है तो इस आईपी एड्रेस पे और इस मैक एड्रेस पे कम्युनिकेट कर सकता है। वो आप अगर आगे नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे कैसे हेलो मैसेज वगैरह अटैच किए जाते हैं। तो हमें मैं कहने की बात यह है कि अभी हमें लेट्स से कि आईपी एड्रेस का पता है इस डिवाइस का। अब मैंने इस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करना है, तो लेट्स से मैं भी अज्यूम करता हूँ कि सेम नेटवर्क में है ये। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं। एक मिनट कीजिए, मैं मैसेज करूँ सिर्फ। अच्छा देखें, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जी, क्या करता है? यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस, किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करता है फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस, उस डिवाइस की आईपी एड्रेस से। अच्छा होता क्या है प्रोसेस? देखो, सोर्स वांट्स टू नो द मैक एड्रेस। जैसे कि इसमें हमारे एग्जांपल में ए सोर्स है, वो जिसपे उसको मैसेज भेजना है उसका मैक एड्रेस फाइंड करना चाहता है। फर्स्ट क्या करेगा? लुक इनटू द एआरपी कैश। देखो आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती है ना, वो अपना मैक एड्रेस खुद बताती है, जैसा अभी मैंने बताया था। अगर नहीं भी बताती, आपने एक इसी प्रोटोकॉल के थ्रू आप फाइंड करते रहते हो उनका, उसको बोलते हैं एआरपी कैश। ये हर कंप्यूटर में जो है ना एम्बेडेड होती है एक टेबल, उसमें पता होता है कि इस नेटवर्क में इस वक्त इतनी डिवाइसेस कनेक्ट है और उनका ये फिजिकल एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इसको कैसे एक्सेस करते हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अभी तो, सिर्फ क्योंकि स्लाइड शेयर हो रही है हमारे पास। ये देखिएगा, आप कमांड लाइन को ओपन करते हैं, उसमें आप कमांड देते हैं ARP माइनस या डैश कह लो A। शो हो रही है सबको कमांड लाइन? जी सर शो हो रही है। हाँ, ये आप कमांड दोगे ना, तो देखो इस पे इंटरफेस आ गया सारा। तो देखो पहला तो टेबल का पहला कॉलम है वो है इंटरनेट एड्रेस, यानी कि आपकी आईपी एड्रेस। दूसरा आपका है फिजिकल एड्रेस, यानी कि जो जो डिवाइसेस आपके इस नेटवर्क में कनेक्ट है उसका आईपी एड्रेस क्या है, और दूसरा फिजिकल एड्रेस क्या है। और फिर वो बता रहा है कि डायनामिक है या स्टैटिक। ये क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे जब हम नेटवर्क लेयर पे जाएंगे कि डायनामिक कैसे एलोकेट की जाता है, स्टैटिक कैसे किया जाता है। देखो बता रहे कि एक डिवाइस है, अब ये सारे प्राइवेट आईडीज हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, राउटर ने खुद से बनाई हुई है, बाहर वाली दुनिया को इसको किसी का कुछ नहीं पता। देखो बता रहा है कि 192.168.10.1 ये होता है आपके राउटर का फिजिकल एड्रेस, ओ सॉरी आईपी एड्रेस। आपने पीटीसीएल का राउटर एक्सेस करना है तो इसी एड्रेस पे आप करते हो, यानी कि राउटर की बात हो रही है। सबसे पहले वो राउटर बता रहा है, राउटर का इस वक्त जो प्राइवेट आईपी है वो ये है, और राउटर का जो मैक एड्रेस है वो ये है। इस तरह फिर वो बता रहा है कि एक और डिवाइस कनेक्ट है जिसको आईपी साइन हुई है 192.168.10.4 और उसका मैक एड्रेस इस वक्त ये है, और इसी तरह बाकी जो सारे बताए हुए हैं। तो लेट्स से मैंने जो है ना अपने ही नेटवर्क में एक डिवाइस है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10, नहीं ये तो नहीं, ये वाला 10.5, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इस पे मैंने जो है ना मैसेज भेजना है। तो पहले मैं इस एआरपी कैश जो मैंने अभी ओपन की हुई है इसको चेक करूंगा, क्या क्या इसमें इसके अगेंस्ट कोई एंट्री है। तो हाँ, उसने मुझे बताया कि इस आईपी के अगेंस्ट ये मैक एड्रेस है, तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा, मुझे किसी प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं है। लेट्स से कि अभी वो डिवाइस नहीं ऐड हुई है और मेरे जो कैश है, जो मेरा टेबल है, में उसकी एंट्री नहीं है,
उस रूट में मुझे क्या करना है वो हम देखते हैं। शो हो गया आपके पास स्लाइड? जी सर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ARP कैश जिसको हम ARP-A के साथ एक्सेस करते हैं वो क्या होती है। तो देखो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे नहीं मिला हमें, अब हम आगे सिनेरियो देखने क्या होगा। विल जनरेट एन ARP रिक्वेस्ट मैसेज। तो मेरा कंप्यूटर, मैं अपने कंप्यूटर के एग्जांपल लेके कर रहा हूँ। एक मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी मैंने नेटवर्क स्विच किया था, इस वजह से आवाज चली गई थी। तो देखें, विल जनरेट एन ARP रिक्वेस्ट मैसेज। तो सोर्स जो भी डिवाइस होगी वो सबसे पहले एक मैसेज, स्पेशल मैसेज जनरेट करेगी जिसको हम बोलते हैं ARP रिक्वेस्ट मैसेज। अच्छा, इस मैसेज पे जो है ना वो अपना एक तो लगाएगी मैक एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस, जो फाइंड करना चाह रहा है कि अगले डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, वो अपना इसमें लगाएगा मैक एड्रेस प्लस अपना IP एड्रेस भी लगाएगा। अच्छा, डेस्टिनेशन वाले कॉलम में वो उसको क्योंकि आईपी तो पता है डेस्टिनेशन की, तो वो IP एड्रेस लगाएगा डेस्टिनेशन डिवाइस का, लेकिन मैक एड्रेस के को वो ब्लैंक छोड़ देगा, खाली छोड़ देगा, क्योंकि अब इसको मैक एड्रेस नहीं पता, वही तो उसने फाइंड करना है। अच्छा, अब इस पैकेट को जो है ना वो अपने नेटवर्क में मौजूद तमाम डिवाइसेस को फॉरवर्ड कर देगा, जिसको हम ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं, कि हर एक डिवाइस पे वो पहुंच जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, द ब्रॉडकास्ट मैसेज इज रिसीव्ड बाय ऑल अदर डिवाइसेस। तो ब्रॉडकास्ट वो मैसेज होगा, जाहिर है पूरे के पूरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होंगी सब के सब उसको रिसीव करेंगी। नाउ ईच डिवाइस विल कंपेयर द IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन विद इट्स ओन IP एड्रेस। लेट्स से ये डिवाइस A है, ये B है, ये नेटवर्क में मौजूद है C D E, और इनकी जो IP एड्रेस है वो मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, इसकी IP एड्रेस स्मॉल है, इसकी स्मॉल B, इसकी स्मॉल C, इसकी स्मॉल D, और इसकी लेट्स से स्मॉल E। और जो मैंने ARP रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया है ना उसमें डेस्टिनेशन की IP एड्रेस है स्मॉल C, कि मैं स्मॉल C वाली IP एड्रेस का मैक एड्रेस फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैसेज पहुंचा इसके पास, इसने क्या किया, इसने अपनी IP एड्रेस को डेस्टिनेशन में मौजूद IP एड्रेस के साथ कंपेयर किया, क्या स्मॉल A इक्वल है स्मॉल C के, उसने कहा नहीं, तो इसने इस मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया। फिर ये मैसेज पहुंचा B के पास, तो बिल्कुल B ने भी अपनी IP के साथ इस पैकेट में मौजूद डेस्टिनेशन IP के साथ कंपेयर किया, क्या B इक्वल है स्मॉल C के साथ, नहीं, ये भी डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, इसी तरह ये मैसेज भी पहुंचेगा C के पास। तो जैसे ही C के पास पहुंचेगा, C अपनी IP एड्रेस का इस डेस्टिनेशन एड्रेस में मौजूद IP एड्रेस के साथ कंपेयर करेगा, क्या C के इक्वल है, उसको पता लगेगा हाँ, तो वो इसको रिसीव कर ले, बाकी सारे डिस्कार्ड कर देंगे, जिसकी IP एड्रेस मैच कर गई वो इसको रिसीव कर लेगा। अच्छा, इफ द IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन मैचेस, अब मैचेस का केस देख रहे हैं, C से मैच हो गया, तो क्या करेगा, देन डिवाइस ये वाला यानी कि C डिवाइस जिसकी मैच कर गई है, विल सेंड एन ARP रिप्लाई मैसेज। ये इस डिवाइस को एक मैसेज भेजेगा जिसको हम बोलते हैं ARP रिप्लाई। तो याद रखना दो टर्म्स हमने यूज किए हैं, एक ARP रिक्वेस्ट और एक ARP रिप्लाई। अच्छा, अब इस ARP रिप्लाई मैसेज में क्या क्या होगा, देखो इसमें होगा इस C का एक तो IP एड्रेस अपना, और फिर मैक एड्रेस भी होगा, क्योंकि इसको तो पता है ना इसका मैक एड्रेस क्या है, तो सोर्स का IP एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस, और ये इसके अब डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन का भी IP एड्रेस और डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस, ये दोनों इसको पता है। कहां से, क्योंकि ये दोनों चीजें इसको पता चली हैं ARP रिक्वेस्ट मैसेज से। समझ आई है? यस सर। जी जी सर। हाँ, इसमें कोई इशू है तो मुझसे पूछे अभी। सर रिपीट कर दें यही बात। ठीक है, मैंने कहा देखो जैसे ही इस डिवाइस ने लेट से इसका नाम था G,
जी डिवाइस ने सारी नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस को ARP रिक्वेस्ट मैसेज भेजा था। उस ARP रिक्वेस्ट मैसेज में जी का IP एड्रेस और जी का मैक एड्रेस मौजूद था। तो हर डिवाइस इस पैकेट को रिसीव करेगी, अपने IP के साथ कंपेयर करेगी, अगर तो वो मैच कर गई तो ठीक, वरना डिस्कार्ड कर देगी। अब सबने कंपेयर किया, सी का IP एड्रेस इसके साथ मैच कर गया, तो अब सी ने इसको बताना है कि मेरा मैक एड्रेस क्या है, तो सी भी एक पैकेट भेजेगा। उसके सोर्स वाले खाने में सी अपनी IP एड्रेस भी लगाएगा और मैक एड्रेस भी लगाएगा, और डेस्टिनेशन वाले खाने में इस जी का IP एड्रेस और मैक एड्रेस लगाएगा। अब उसको जी का IP एड्रेस और मैक एड्रेस कहां से मालूम पड़ा है? वो उसको मालूम पड़ा है ARP रिक्वेस्ट मैसेज से, क्योंकि उसमें ये दोनों चीजें मौजूद थी। तो इस तरह से ये मैसेज जब जब जी के पास पहुंचेगा तो जी को पता चल जाएगा कि जिस IP एड्रेस वाले का मैं मैक एड्रेस फाइंड करना चाह रहा था, तो उसका मैक एड्रेस ये है, जो कि मुझे अब ARP रिप्लाई मैसेज से पता चला है। तो जी उसको अगर उसने यूज करना हुआ तो यूज कर लेगा, वगरना वो अपने ARP जो कैश है उसमें उसको स्टोर कर लेगा, ताकि अगर फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़े तो मुझे दोबारा से ये सारा प्रोसेस ना करना पड़े, मैं अपनी ARP कैश से देके इसको यूज कर सकूं। तो इस तरह से काम करता है ARP हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है वो है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग कहते हैं कि जो नेटवर्क लेयर से आपके पास पैकेट आ रहा होता है, उसको अगेन आप एक कैप्सूलेटेड करके कुछ चीजें ऐड करके पैकेट बनाते हो अलग से, तो उस पैकेट को बोलते हैं फ्रेमिंग। तो उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो नेटवर्क लेयर ने अटैच की होती हैं, प्लस सम एक्स्ट्राज होता है। सम एक्स्ट्राज में हमने दो चीजें तो अभी देख ली, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और भी कुछ चीजें हैं जो एरर डिटेक्शन वगैरह के लिए यूज होती हैं। तो हम अब देख लेते हैं कि फ्रेमिंग है क्या। डाटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स। इफ द फ्रेम साइज बिकम टू लार्ज, अगर इसी सारे प्रोसेस के दौरान फ्रेम ज्यादा बड़ा हो गया है तो हम जाहिर बात है हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हमारे पास एक होता है MTS मैक्सिमम ट्रांसमिशन सेगमेंट, या MTU के नाम से मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इसको हम आगे देखेंगे क्या होता है। ये वो चीज होती है कि जो चैनल की तरफ से आप पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि इससे बड़ा डाटा का साइज आप सेंड नहीं कर सकते। लेट्स से मेरे चैनल की कैपेसिटी है 2 KB, तो अगर मैं उसमें 4 KB का डाटा इकट्ठा भेजना चाहूंगा, वो कहेगा नहीं भाई मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप 2 KB का भेजो। तो ये 2 KB जो उसने बता दिया मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट MTU। तो वही वो कह रहा है कि अगर डाटा इतना बड़ा हो गया कि वो नेटवर्क से ट्रेवल ही नहीं कर सकता, देन द पैकेट में बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल साइज फ्रेम। तो आप उस फ्रेम को डिवाइड करोगे छोटे छोटे फ्रेम्स में। स्मॉलर साइज फ्रेम मेक्स फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल मोर एफिशिएंट। इससे क्या होगा? आपको ये दोनों चीजें अचीव हो जाएंगी, फ्लो कंट्रोल भी और एरर कंट्रोल भी। देन इट सेंड्स ईच फ्रेम बिट बाय बिट टू द हार्डवेयर। इसके नीचे चूंकि हमारे पास फिजिकल लेयर है, तो वो उसके बाद वहां पे इसको सेंड करेगा और वो ट्रेवल करेगी बिट बाय बिट। हमने ये कल भी देखा था। एट रिसीवर्स एंड डाटा लिंक लेयर पिक्स अप सिग्नल्स फ्रॉम हार्डवेयर। रिसीवर एंड पे नेट फिजिकल लेयर से ये बिट बाय बिट को रिसीव करेगी, अगेन इसको कंबाइन करके फ्रेम्स में बनाएगी और ऊपर नेटवर्क लेयर को पास कर देगी। तो ये इसकी फ्रेमिंग की जिम्मेदारी है। या फ्रेमिंग होती कैसे हमने देख लिया। नेटवर्क लेयर से डाटा आएगा, उसके साथ अपने कुछ चीजें लगा के उसको एक पैकेट में बंद करना है, इनकैप्सुलेट करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेमिंग। तो यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन से नजर अभी आ रहा होगा। देखो सेंडिंग मशीन में क्या हो रहा है कि ऊपर से पैकेट आया, पैकेट होता है नेटवर्क लेयर पे, याद रखना है। पैकेट आया तो उसके साथ आपने ये देखो नई चीजें लगा रहे हो, एक हेडर लगाया और एक ट्रेलर लगाया। अब इस हेडर में सोर्स एड्रेस मैक का, डेस्टिनेशन एड्रेस मैक का, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और ट्रेलर में CRC वगैरह जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सारी टेक्निक्स वगैरह हो सकती हैं। तो ये साथ लगा दिया आपने, सेंड कर दिया। जैसे ही ये रिसीवर साइड पे पहुंचेगा, रिसीवर साइड इसको कंबाइन करके ऊपर जब भेजेगा तो ये हेडर भी डी अटैच कर देगा उसके साथ से, और ट्रेलर भी डी अटैच कर देगा। देखो OSI मॉडल में सेंडर साइज पे जैसे जैसे आप डाटा नीचे मूव करते हो तो उसके साथ हेडर और ट्रेलर अटैच किए जाते हैं। लेट्स से कि जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो, उसने अपने तरफ से एक हेडर और ट्रेलर ऐड किया, उसके बाद वो नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर किया, तो ये सारा पैकेट तो था ही, उसके साथ नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर और ट्रेलर ऐड किया। उसके बाद उसने डाटा लिंक को मूव किया, तो डाटा लिंक ने भी अपनी तरफ से हेडर और ट्रेलर ऐड किया। तो जैसे जैसे पैकेट नीचे मूव करता जाता है सेंटर साइड पे, उसको साइज बड़ा होता जाता है। और बिल्कुल उल्ट होता है रिसीवर साइड पे। जैसे ही रिसीवर साइड इसको यानी कि डाटा लिंक लेयर रिसीव करेगी सबसे पहले फिजिकल के बाद, तो जो सेंटर साइड की डाटा लिंक लेयर ने इसमें हेडर और ट्रेलर अटैच किया था ना, रिसीवर साइड की डाटा लिंक लेयर दोनों को रिमूव करके नेटवर्क लेयर पे मूव करेगी। और जो सेंटर साइड की नेटवर्क लेयर ने इसमें हेडर और ट्रेलर ऐड किया था, अब रिसीवर साइड की नेटवर्क लेयर उन दोनों को रिमूव करके इसको पास आउट करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ। तो याद रखना कि सेंटर साइड पे हमेशा ये चीजें जमा की जाती हैं, अटैच की जाती हैं, और रिसीवर साइड पे रिमूव की जाती हैं, और वही लेयर रिमूव करती है जो सेंटर साइड पे ऐड करती है। तो अब देखो फ्रेम में होता क्या क्या है। फ्रेम हेडर होगा, पे लोड होगा, पे लोड कहते हैं ओरिजिनल डाटा को,
हेडर जो हर लेयर अटैच करती है, तो हम डाटा लिंक की बात कर रहे हैं, तो डाटा लिंक ने जो चीज अटैच की होगी। ट्रेलर ये भी एक चीज होती है जो एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, और फ्लैग होता है कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि बिगिनिंग कहाँ से हो रही है पैकेट की, एंडिंग कहाँ पे हो रही है। अभी हम आगे इसको देख लेते हैं। तो देखो फ्रेम हेडर क्या है। इट कंटेन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। हमें पता चल गया हेडर में दो चीजें लाजमी होती हैं। पेलोड क्या है, जो ओरिजिनल डाटा आपके पास है उसको पेलोड बोलते हैं। ट्रेलर क्या है, इसमें चेकसम वगैरह की चीजें होती है, एरर कंट्रोल वगैरह। ये इट कंटेन्स द एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बिट्स, वही चीजें। फ्लैग्स क्या होता है, इट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्रेम। फ्लैग, लेट्स से कि फ्लैग है मेरे पास 101, तो जब भी मेरे पास डेटा में 101 इकट्ठा आएगा, मुझे पता चल जाएगा नया फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद जैसे ही अगेन 101 आएगा, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से फ्रेम एंड हो रहा है। तो फ्लैग इस तरह से काम करते हैं। आगे हम देख भी लेते हैं फ्रेम होता क्या है। देखो फ्रेम्स की टाइप कितनी है। अब दो टाइप्स हैं, या तो फिक्स साइज फ्रेम हो सकता है, आपने पहले ही बता दिया कि जब भी मेरी मशीन से फ्रेम निकलेगा उसका साइज होगा 20 बाइट्स। अगर डाटा इससे कम है सेंड करने के लिए, यानी कि लेट्स से 10 बाइट्स का डाटा है, तो 10 बाइट्स जो है ना आप पैडिंग ऐड कर दोगे। पैडिंग कहते हैं एक्स्ट्रा बिट्स को, जो कि कम से कम साइज को अचीव करने के लिए यूज की जाती है। तो आपने लाजमी तौर पर 10 बाइट्स का ही डाटा, सॉरी 20 बाइट्स का ही डाटा सेंड करना है। हाँ 40 बाइट्स का डाटा है तो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक 20 और दूसरा 20, फिर उनको 20-20 के करके कर दो। तो देखो फिक्स साइज फ्रेम क्या है। साइज ऑफ द फ्रेम इज फिक्स्ड एंड सो द फ्रेम लेंथ एक्ट एज डेलीमीटर। इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी 101 की, कि यहां से फ्रेम शुरू होगा। अब हमें पता है कि लेट्स से 8 बाइट्स या 20 बाइट्स है, तो पहली बाइट जहां पे आ रही है, उसके बाद जहां पे 20वीं बाइट आएगी, मुझे खत्म होगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये फ्रेम यहाँ पे एंड हो गया, उसके बाद नया फ्रेम आएगा। तो इसमें मुझे कोई स्पेशल बिट्स 101 इस तरह की ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए कि कहां से फ्रेम शुरू हो रहा है और कहां से एंड हो रहा है। फिक्स साइज है, सबको पता है। Does not require additional boundary bits to identify the start and end of the frame. इसमें जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। ATM cells जैसे है वो फिक्स साइज फ्रेम होता है। ATM एक हमारे पास प्रोटोकॉल है। आगे देखो वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। इसमें क्या होता है, अब आपको समझ आ गई होगी। साइज ऑफ ईच फ्रेम टू बी ट्रांसमिटेड में बी डिफरेंट। जितना डाटा है उसके हिसाब से बना लो। 20 बाइट्स का है तो 20 बाइट्स का फ्रेम बना लो, 10 बाइट्स का है तो 10 बाइट्स का फ्रेम बना लो, 40 बाइट्स का है तो 40 बाइट्स का बना लो, 100 बाइट्स का है तो लेट्स से MTU 40 है तो 40 का एक, दूसरा भी 40 का और एक 20 का बना लो, इस तरह करके। अब इसमें मसला है, रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि एक फ्रेम कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे शुरू हो रहा है। इसमें हमें बताना पड़ेगा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि हो सकता है एक का साइज 20 हो, अगले का 25 हो। तो ये कह रहा है कि एडिशनल मैकेनिज्म आर केप्ट टू मार्क द एंड ऑफ फ्रेम एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम। इसमें आपको बताना पड़ता है कि नेक्स्ट फ्रेम कहाँ से शुरू हो रहा है और प्रीवियस कहाँ पे एंड हो रहा है। देखो 2 ways टू डिफाइन फ्रेम डेलीमीटर्स इन वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। दो तरह से आप बता सकते हो कि कहाँ पे खत्म हुआ है, कहाँ पे शुरू। कैसे, लेंथ फील्ड, हेडर में एक फील्ड होती है लेंथ की, उसमें आप बता दो कि इसका बाइट लेट से 2 बाइट्स है, तो 16 बिट्स के बाद उसको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट फ्रेम शुरू हो रहा है। यहाँ पे बता दो 8 बाइट्स इसका साइज है, 64 बिट्स के बाद पता चल जाएगा कि नेक्स्ट शुरू हो रहा है। ठीक है। दूसरा एंड डेलीमीटर है कि आप स्पेशल कोई कैरेक्टर डाल दो, कैरेक्टर ऐड कर दो, जहां पे वो कैरेक्टर आया रिसीवर को पता चल जाएगा, नेटवर्क को पता चल जाएगा कि यहाँ से फ्रेम शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो हम देखते हैं ये क्या क्या होता है। तो देखो लेंथ फील्ड मैंने बता भी दिया क्या होता है, कि हेडर में एक फील्ड होती है लेंथ की, उसमें आप बता देते हो कितनी लेंथ होगी। एंड डेलीमीटर क्या होता है कि एक स्पेशल आप कोई फ्लैग यूज करते हो। अभी हम इसको करेंगे फ्लैग को। प्रॉब्लम क्या है, देखो आगे लेट्स से कि मैंने फ्रेम यूज किया 101, जहां पे ये आ गया इसका मतलब है कि फ्रेम शुरू हो रहा है, और लेट्स से जहां पे ये 1011 इस तरह आ गया तो इसका मतलब है फ्रेम खत्म हो रहा है। मसला ये है कि लेट्स से 1011 डाटा का ही पार्ट है, कोई ऐसा मैसेज है जिसमें 1011 लिखा हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि ये 1011 डाटा का पार्ट है या ये 1011 एंड डेलीमीटर है। हमारे पास ये इशू है, तो इसको सॉल्व करने की समझ आ रही है मसला क्या है। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका सोल्यूशन है दो तरीकों से। एक को हम बोलते हैं बाइट स्टफिंग और एक को हम बोलते हैं बिट स्टफिंग। ये पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको याद रखना है और समझना भी है कि इनका काम करने का तरीका कैसा है। देखो बाइट स्टफिंग वहां पे यूज होती है जहां पे आपका मैसेज कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो, लेट से ए जा रहा है, बी जा रहा है, सी जा रहा है, डी जा रहा है, इस तरह करके। और बिट स्टफिंग जहां पे आपका डाटा बिट्स की फॉर्म में जा रहा तो अल्टीमेटली बिट्स की फॉर्म में होता है, लेकिन हम अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। तो देखो बाइट स्टफिंग क्या है। बाइट इज स्टफ, स्टफ कहते हैं आपने इंटर कर दिया उसको, जबरदस्ती घुसा दिया। एक बाइट को आप घुसा देते हो किसमें, इन द मैसेज, जो आपका ओरिजिनल मैसेज है। किस लिए, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द डेलीमीटर, डेलीमीटर से डिफरेंशिएट करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना, आगे इलस्ट्रेशन में आपको समझ आ जाए क्या है। दिस इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। बाइट स्टफिंग का दूसरा नाम है कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। नेक्स्ट हमारे पास है बिट स्टफिंग। इसमें क्या होता है, अ पैटर्न ऑफ बिट्स
of arbitrary length is stuffed in the message to differentiate from the delimiter. इसमें आप एक कुछ चंद बिट्स को ऐड कर देते हो ताकि पता चल सके कि यहाँ पे डेलीमीटर है, यहाँ पे नहीं। इसका दूसरा नाम है बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। तो देखो अब ये कैसे वर्क करता है। तो देखो पहले हम देखते हैं बाइट स्टफिंग को। स्लाइड शो हो गई बाइट स्टफिंग की? जी सर। ठीक है, इसमें देखो लेट्स से इसमें वो कहता है कि इफ डाटा कंटेन्स ईडी, ईडी से मुराद है एंड डेलीमीटर, बाइट इज स्टफ्ड इनटू डाटा, हमने पढ़ लिया। अच्छा लेट्स से मैंने रखा कि यार यहाँ पे डॉलर आएगा ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रेम खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी डॉलर साइन आ गया। अब मसला ये हुआ कि एक मैसेज मेरे पास था, लेट्स से मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ, तो मेरा पासवर्ड है 1 2 3 और डॉलर। अब इसका एक फ्रेम बन गया और इसके बाद लेट्स से मेरे पास कोई यहाँ पे 1 2 और था, ये पूरा एक फ्रेम बन गया। अब ये फ्रेम जैसे ही नेटवर्क पे ट्रेवल करेगा वो देखेगा कि डॉलर कहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि फ्रेम वहां तक है। तो 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, जैसे ही फ्रेम आया डॉलर आया उसने कहा हाँ ये फ्रेम यहाँ तक है, तो उसने इसको एक फ्रेम समझा और नेक्स्ट को जो है ना नया फ्रेम समझा। अब लेफ्ट से इसके साथ एक और फ्रेम था, उसमें लिखा हुआ था 1 1 0 1, ये कोई चीज थी ए बी और डॉलर, ये बिल्कुल ठीक था, इसमें डॉलर वाकई ही वो था जो एंड डेलीमीटर था। तो अब ये क्या करेगा, ये जो इधर पोर्शन बच गया था ना वही समझेगा इसका पार्ट है ये। तो मैंने इसको बताना है कि भाई लेट्स से यहाँ पे इसका आखिरी डॉलर तो कुछ भी आप इस तरह लगा लो, तो ये जो डॉलर बीच में आया है ना ये डाटा का पार्ट है, डाटा के अंदर ही डॉलर साइन आया हुआ है, ये डेलीमीटर नहीं है जो हम अपने तरफ से यूज कर रहे हैं। तो वो कहता है क्या करते हो, वो कहता है कि जहां पे भी इस तरह की कंडीशन आए ना कि जो आपने फ्लैग यूज किया हुआ है, जो कैरेक्टर आपने ऐसा यूज किया हुआ है जो डेलीमीटर के तौर पे यूज होता है और वही डाटा का पार्ट है, तो उससे पहले आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लो एक और। लेट्स से वो एग्जांपल देता है कि आप नल कैरेक्टर यूज कर लो, नल कैरेक्टर /0 होता है। तो लेट्स से मैं इसको ऐसे भेजूंगा 1 2 3 /0 डॉलर और 1 2 और फिर डॉलर, इस तरह करके ये मेरा अब फ्रेम बनेगा। अब जैसे ये रीड रिसीवर इसको रीड करेगा उसके 1 2 3, उसके बाद वो देखेगा नल कैरेक्टर आया हुआ है, इसका मतलब है कि आगे डेलीमीटर जो आ रहा है उसको मैंने डाटा का पार्ट समझना है। हाँ जी डेलीमीटर आ गया, अब यहाँ पे वो एंड नहीं करेगा इसको, वो कहेगा ये तो डाटा का पार्ट है, नेक्स्ट कंटिन्यू रखेगा 1 2 और फिर जैसे डेलीमीटर आया इससे पहले कोई नल कैरेक्टर नहीं था उसको पता चल जाएगा हाँ ये वाकई डेलीमीटर है। तो अब इसको जब रिसीवर साइड पे जाएगा तो वो इस नल कैरेक्टर को रिमूव कर देगा, ओरिजिनल मैसेज बन जाएगा 1 2 3 डॉलर 1 2 जो हमारा वाकई ओरिजिनल मैसेज था। तो ये हमारे बाइट स्टफिंग, क्या आप एक बाइट ऐड कर दो, अब जाहिर है ये जो वेक्टर है ये एक बाइट में स्टोर होता है। अब इसकी मजीद एग्जांपल देख लेते हैं, देखो इस पे आपको ज्यादा समझ आएगा। ये मेरे पास ओरिजिनल मैसेज है ये वाला। अब ये देखो जो ये फ्लैग है ना इसी को मैं यूज कर रहा हूं एज अ स्टार्टिंग डेलीमीटर और जो स्केप है इसको मैं यूज कर रहा हूं एज अ एंड डेलीमीटर। लेकिन अब मसला ये कि ये फ्लैग भी मेरे पास डाटा का पार्ट आ गया और ये स्केप भी डाटा का पार्ट आ गया, यानी कि दोनों जो डेलीमीटर में यूज कर रहा हूं वो दोनों ही डाटा का पार्ट है। तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, देखो अब ये जैसे ही नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर पर मूव होगा तो आपने इस चीज को नहीं छेड़ना, ये तो ओरिजिनल डाटा है ना, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। इससे पहले जब डाटा लिंक लेयर आएगी वो अपना यहाँ पे हेडर अटैच करेगी, बिल्कुल करेगी, लेट से ये हेडर आ गया। अच्छा यहाँ पे डाटा लिंक लेयर अपना फ्लैग ऐड करेगी कि यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, तो लो जी फ्लैग स्टार्ट हो गया, यहां तक तो काम ठीक है। लेकिन ये देखो एक और फ्लैग आया हुआ है, अब रिसीवर यहाँ पे कंफ्यूज होगा, यार ये फ्लैग दोबारा आया हुआ है, इसका मतलब है कि एक यहाँ से नया फ्रेम शुरू हो रहा है और ये वाला फ्रेम सिर्फ यहाँ तक है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि जहां पे जो फ्लैग आ रहा है ना उससे पहले आप इसके यूज कर लो। देखो ये फ्लैग है जो डाटा लिंक लेयर ने ऐड किया, मैं नीचे लिखता भी आ रहा हूं, ये हेडर है जो डाटा लिंक लेयर ने ऐड किया, ये ओ जहां पे है वो ओरिजिनल मैसेज है यानी कि ओरिजिनल आ रहा था, ये ओरिजिनल है और ये ओरिजिनल है, तो 3 मैंने ओ लगाई, ये ओरिजिनल है। तो देखो यहाँ पे ये फ्लैग आ गया डाटा का पार्ट, तो अब मैंने रिसीवर साइड को बताना है कि ये जो फ्लैग है ना ये स्टार्टिंग डेलीमीटर नहीं है, ये डाटा का पार्ट है। तो उससे पहले मैं ESC एक स्पेशल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस वो लगा दिया। और इसी तरह अब मसला ये हो कि जो मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया वो भी डाटा का पार्ट आ गया यहाँ पे, ये देखो, तो कोई बात नहीं है, उससे पहले मैं एक और यही ESC लगा दूंगा। अब ये दोनों एग्रीड होते हैं सेंडर और रिसीवर के बेशक फ्लैग से पहले ESC लगा हो या ESC से पहले ESC लगा हो,
तो इसका मतलब ये होगा कि ये डाटा का पार्ट है, डेलीमीटर नहीं है। अच्छा लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास एक और ESC आ गया, 2 दफा डाटा का पार्ट था, ये ओरिजिनल था, तो कोई बात नहीं है, 2 दफा ओरिजिनल और 1 दफा आप अपने खुद से ऐड कर दो। या आप इस तरह कर लो कि इसके साथ अलग से स्केप ऐड कर दो और इसके साथ अलग से स्केप ऐड कर दो, 4 टोटल स्केप हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी एग्रीमेंट कैसे हुई है सेंडर और रिसीवर। तो इस तरह से जो है ना, हमने एक स्केप वाला जो बाइट है वो ऐड किया और हमने अपनी तरफ से 2 स्केप के बाइट ऐड किए हैं। कौन से किए हैं, अब इनको मैं सबको क्लियर करके ऐड करने हाईलाइट करने लगा। तो 2 बाइट मैंने अपने तरफ से ऐड किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी जो चीजें हैं वो तो डाटा लिंक ऐड करेगी। ये फ्लैग भी डाटा लिंक ऐड करेगी, ये हेडर भी डाटा लिंक ऐड करेगी, ये ट्रेलर भी डाटा लिंक ऐड करेगी और ये फ्लैग भी डाटा लिंक ऐड करेगी। मसला ये आया था कि ये फ्लैग और ये इसकी स्केप जो है वो डाटा का ही पार्ट बन गया था। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए बाकी से तो मैंने यहाँ पे एक नया स्केप सीक्वेंस ESC यूज किया है ताकि सेंटर साइड को पता चल सके, सॉरी रिसीवर साइड को, कि यहाँ पे डाटा का पार्ट है ना कि डेलीमीटर। समझ आई है? ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह अगर आप ये आपको समझ आ गई तो बिल्कुल बिट स्टफिंग इस तरह ही है। बिट में ये क्या आएगा, बस आपने बिट ऐड करनी है। लेट्स से मैंने कह दिया कि यार जहाँ पे 101 आएगा ना, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे फ्रेम एंड हो रहा है। मसला ये हुआ कि ये 101 डाटा का ही पार्ट आ गया। मैं क्या करूंगा, जहां पे मैं 101 देखूंगा ना तो एक 0 खुद से ऐड कर दूंगा। उसका ये मतलब होगा कि ये डाटा का पार्ट है, इसको एंड डेलीमीटर नहीं ख्याल करना। और जब ये रिसीवर साइड में पहुंचेगी तो रिसीवर को भी पता होगा कि मैंने इसको रिमूव कर देना, तो इसको रिमूव कर देना। तो ये बिट स्टफिंग और बाइट स्टफिंग आपको पता चल गया कि इसलिए यूज होती है, क्या इनका काम है। अब हम चलते हैं नेटवर्क लेयर। सर ऐसे नहीं हो सकता कि 1001 ओरिजिनल में जा रहा हो तो फिर वो उसको समझे कि ये 0 एक्स्ट्रा ऐड किया गया और वो उसको रिमूव कर दे। कैसे? सर यहाँ पे 101 गया तो हम उसमें ऐड करेंगे एक एक्स्ट्रा 0 उसको बताने के लिए कि ठीक है, ये डिले में करना ही है। लेकिन अगर ठीक है। ओरिजिनल में 1001 जा रहा हो 1001 तो फिर वो उसमें कंफ्यूज हाँ, नहीं होगा कि ये यहाँ पे 00 है तो ये एक 0 बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉसिबल डाला है, गया है तो मैं इसको बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसका ये मतलब है कि हम पिछले वाली बिट्स का भी ख्याल रखेंगे। हम कोई बड़ा डेलीमीटर यूज करेंगे, जैसे कि 8 बिट का। आप इसी स्लाइड पे पढ़ोगे आपको नीचे पता चलेगा कि कम से कम 8 बिट का यूज होता है। और उसमें भी ये शर्त है कि पहली 8 बिट जो है, 7 बिट जो है वो 1 होती है और आखिरी बिट 0 होती है। तो हम काफी बड़ा रखते हैं ताकि हमारे पास इस चीज की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो सके। ये बिल्कुल पॉसिबल है जो आप कह रहे हो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है नेटवर्क में। देखो इसी हम हर ख्याल रखने के बावजूद भी हमारी डिस्टॉर्शन आ रही होती है, वो इसी वजह से तो आ रही होती है। रन टाइम पे जो फैसले होते हैं उसमें आपका कोई रोल नहीं है, किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितना हम कर सकें वो नेटवर्क को सिक्योर और एफिशिएंट बनाए। अच्छा ये देखें, नेक्स्ट हमें स्टार्ट करनी है नेटवर्क लेयर। ये नीचे से बॉटम से 3rd लेयर है और टॉप मोस्ट से चलें तो ये 5th लेयर हमारे पास बनती है। तो वही हम देखेंगे जो पिछली लेयर्स में देखते आ रहे हैं कि नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटीज क्या क्या है। तो देखो जो इसके बारे में मशहूर से चीजें हैं, एक तो 3rd लेयर है, ये याद रखनी है। और सबसे मशहूर चीज कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करती है। अब आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन की समझ आ जानी चाहिए कि ये हमेशा IP एड्रेसिंग लॉजिकल एड्रेसिंग से होती है और लॉजिकल एड्रेसिंग काम है नेटवर्क लेयर का। तो नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी हुई सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। देखो जी क्यों इंपॉर्टेंट है नेटवर्क लेयर और यही इसकी फंक्शनैलिटीज हैं, यही इन्हीं को हम बारी बारी कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे लॉजिकल एड्रेसिंग। ये लॉजिकल एड्रेसिंग करती है, IP एड्रेस असाइन करती है। फिर हम देखेंगे राउटिंग, कि राउटिंग भी सारे के सारे इसी की जिम्मेदारी है। राउटिंग से मुराद है कि आपने नेटवर्क, क्योंकि हमें पता है कि काफी सारे राउटर्स कनेक्ट होते हैं हमारे और रिसीवर के बीच में, तो आपने ऐसा पाथ ढूंढना होता है जो शॉर्टेस्ट हो। अब शॉर्टेस्ट पाथ का क्या क्राइटेरिया वो भी हम देखेंगे, तो इसको राउटिंग बोलते हैं। पैकेटाइजिंग, जैसे हमने फ्रेमिंग पढ़ा है कि नेटवर्क डाटा लिंक लेयर पे वो अपनी तरफ से सोर्स और डेस्टिनेशन और कुछ चीजें ऐड करके एक पैकेट सा बनाता था, तो बिल्कुल पैकेटाइजिंग नेटवर्क लेयर पे भी होगी, वो भी हम देखेंगे क्या होती है। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कंजेशन कंट्रोल। इसमें कुछ टेक्निक्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम दोबारा से तो नहीं, मजीद कुछ उनकी कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे और कुछ हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे पढ़ेंगे कि कंजेशन कंट्रोल कैसे हैंडल की जाती है। देखो सबसे पहला इसका जो फंक्शनैलिटी है वो लॉजिकल एड्रेसिंग की है। लॉजिकल एड्रेसिंग से आपको पता होगा कि IP एड्रेस। अब IP एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल 32 बिट एड्रेस है वर्जन 4 के साथ और 128 बिट का है वर्जन 6 के साथ। तो अभी हम वर्जन 4 पे सारी कर रहे हैं तो उसी को लेकर हम चलेंगे। देखो क्या है,
द नेटवर्क लेयर्स जब वो पैकेट बना रही होती है तो क्या क्या ऐड करती है, देखो एड्स अ हेडर, हेडर ऐड करेगी और एक ट्रेलर। अब हेडर की बात हो रही है, इसमें क्या क्या होगा, विच इंक्लूड्स द लॉजिकल एड्रेस ऑफ बोथ, दोनों डिवाइसेस का लॉजिकल एड्रेस, सेंडर का भी रिसीवर का भी। तो ये बताएगी कि सेंडर का आईपी एड्रेस ये है, रिसीवर का आईपी एड्रेस ये है। द डाटा पैकेट सेंट और रिसीव्ड कंसिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ बोथ द सेंडर डिवाइस एंड द रिसीवर डिवाइस। यही वही बात है, थोड़ी सी घुमा फिरा के लिखी गई, इसलिए जरूरी है। इट इज यूजफुल टू कंफर्म दैट पैकेट्स आर सेंट और रिसीव्ड बाय द डिजायर्ड पार्टीज। ये जरूरी है कि पैकेट जो आपने भेजा है वो हमेशा डिजायर्ड पार्टी ने ही रिसीव किया है, इंटरमीडिएटरी किसी ने नहीं की। तो इसलिए हम सोर्स और आईपी एड्रेस को डेजिग्नेट कर देते हैं या बता देते हैं कि ये सोर्स आईपी एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन, ताकि जब फाइनल पहुंचे तो तब जाके उसके साथ मैच किया जाए, बाकी ये वही है जो सेंडर ने स्पेसिफाई किया था। ये हमारे पास थी लॉजिकल एड्रेस। अब इसको हम थोड़ा सा मजीद डिग करते हैं। तो देखो जी आईपी एड्रेसिंग है क्या। पहला हम आईपी एड्रेस देखते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है। यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। कोई भी डिवाइस, जैसे ये PC1 है, जैसे ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, लेट्स से कोई राउटर शाउटर है, तो कुछ प्रोसेस के तहत इसको एक आईपी एड्रेस असाइन होती है। अब आईपी एड्रेस क्या करती है, इस कंप्यूटर का पूरी दुनिया इसी आईपी एड्रेस के नाम से जानती है। अगर किसी ने इसको कोई भी मैसेज, कोई भी डाटा भेजना है, वो इस आईपी एड्रेस पे भेजा जाएगा और वो इस तक पहुंच जाएगा। यानी कह लो कि इसका नाम है, इसका एड्रेस है, इसकी लोकेशन। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये वो चीज है जो इंटरनेट के आईपी नंबर्स को असाइन करने की जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबल है, IANA के नाम से। PPSC के MCQs में आ चुका है, तो याद रखना है कि IANA से क्या बनता है। असाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और अ DHCP सर्वर। दो तरीकों से आप आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हो, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक होगा वो आपका खुद से राउटर में आप स्पेसिफाई करोगे और वो काम होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। डायनामिक क्या है कि कोई एक आप किसी सर्विस से बोरो करते हो और जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आईपी एड्रेस असाइन करता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह जब प्रोटोकॉल्स की बारी आएगी। अच्छा देखो, facilitate universal communication that are not dependent on the underlying physical network। ऐसी एड्रेसिंग, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें मैक एड्रेस इन्वॉल्व ना हो, वो आईपी एड्रेस का काम। हमने देख चुके हैं कि आईपी एड्रेस किस लिए होता है। टू टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस, IPv4 32 बिट्स, IPv6 128 बिट्स। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, वैसे भी आप लोगों को ये चीज याद होगी। अच्छा, हमेशा ऑक्टेट की फॉर्म में लिखा जाता है। ऑक्टेट क्या होता है कि 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट और 8 बिट, इस तरह करके आप इसको रिप्रेजेंट करते हो बाइनरी में। और डॉट डेसिमल में करना है तो डेसिमल नंबर डॉट नेक्स्ट डेसिमल नंबर डॉट नेक्स्ट डेसिमल नंबर और डॉट, इस तरह करके। हेक्साडेसिमल में भी पॉसिबल है, हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 3-4 तरीकों से आप इसको लिखो, वो देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाइनरी में या आपको डेसिमल में देखने को मिलेगा। दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है कोई भी आईपी एड्रेस। एक को हम नेटवर्क आईडी बोलते हैं और दूसरे को होस्ट आईडी बोलते हैं। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कैसे पता चलती है, हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे हमें पता चलता रहेगा। लेकिन ये करते क्या है ये हम देख लेते हैं। देखो नेटवर्क आईडी क्या है, आइडेंटिफाइज द नेटवर्क ऑन विच द डिवाइस इज कनेक्टेड। देखो एक नेटवर्क होता है ना, उसमें सिर्फ आपकी डिवाइस नहीं है। लेट्स से ये एक नेटवर्क मैं बना रहा हूं, और हम देख चुके हैं कि राउटर हमेशा प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करता है, और जो आपको एक्चुअल में आईपी दी जाती है वो आपके इस राउटर की होती है। लेट्स से मैं यहाँ पे R लिखूं, तो पूरी दुनिया आपको जिस नाम से जानती है वो असल में इस राउटर की आईपी एड्रेस होती है। जब ये कोई भी मैसेज इस राउटर तक पहुंच जाता है तो राउटर ने आगे खुद से प्राइवेट आईपी असाइन किए होते हैं, फिर वो उसी हिसाब से उसको भेज देता है मैक एड्रेस चेक करके कि किस मैक एड्रेस के लिए ये चीज आई। तो नेटवर्क आईडी होती है कि किसी भी मैसेज को आपके नेटवर्क में आने के लिए जो नंबर दरकार होता है। तो देखो वो सबसे अलग होगी, ना वो आईपी की ए की आईपी एड्रेस होगी, ना वो बी की होगी, ना वो सी की, ना वो डी की, ना वो ई की, ना वो एफ की। वो सबसे अलग होगी जो इस राउटर की होगी। तो हमें पता चल गया कि नेटवर्क आईडी क्या होती है कि जिस नेटवर्क में आपकी डिवाइस लाई करती है उस नेटवर्क का भी एक आईपी एड्रेस होगा और उसको हम कहते हैं नेट आईडी या नेटवर्क आईडी। और होस्ट आईडी है, जब लेट्स से कि इस सी की आईपी एड्रेस है स्मॉल सी, तो ये आपकी होस्ट आईडी। तो हम आईपी एड्रेस में दो चीजें होंगी, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। तो ये भी हम चीजें देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकाली जाती है।
तो देखो इस तरह से आपको आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा। तो ये आपकी जो है वो डॉटेड डेसिमल है और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ये प्रॉपर जो है इस तरह से आप देख सकते हो कि सेम इसी चीज को कैसे किया गया। अच्छा, एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं हम, तो हम देख लेते हैं एड्रेसिंग कितने टाइप की होती है। एक क्लासफुल एड्रेसिंग है कि जो आपके कंप्यूटर को आपको आईपी एड्रेस असाइन किया गया है, या तो वो क्लासफुल एड्रेसिंग के तहत असाइन किया जा सकता है या वो क्लास लेस एड्रेसिंग के तहत असाइन किया जाता है। अब क्लासफुल क्या है, क्लास लेस क्या है, इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो क्लासफुल ये है कि जब भी आप किसी भी नेटवर्क आईएसपी से अपनी इंटरनेट सर्विसेज लेते हो, क्लासफुल में वो क्या करेगा, वो आपको एक पूरी की पूरी क्लास आईपी देगा। उसमें क्या होगा, लेट्स से उसने मुझे क्लास ए की आईपी एड्रेस दे दी, तो उसमें ये होगा कि मेरे पास जो है ना 2⁻24 कंप्यूटर्स या डिवाइसेस अटैच करने की सहूलत होगी। इतनी ज्यादा डिवाइसेस में अटैच कर सकता हूँ। तो इसमें मेरा तो बहुत फायदा है, लेकिन आईएसपी का फायदा नहीं है। और मेरा भी क्यों फायदा है, लेट्स से ये बनती है कोई 5 करोड़ के आसपास, पता नहीं कितनी, तो 5 करोड़ डिवाइसेस किसके पास होती हैं जो उसने अटैच करनी है। तो इतने ज्यादा आईपी एड्रेस में वेस्ट कर रहा हूँ, खुद भी यूज नहीं कर रहा और किसी और के भी काम नहीं आ रही। तो क्लासफुल कहती थी कि आप पूरी की पूरी एक रेंज दे दो उस बंदे को और वो उसमें साथ अपने हिसाब से करता रहे, लेकिन हमने इसमें देखा था कि बहुत ज्यादा वेस्टेज आ रही थी। क्लासलेस क्या कहती है, क्लासलेस कहती है नहीं, जिस बंदे को, लेट्स से मेरी एक लैब है उसमें 8 कंप्यूटर हैं, तो कहता है जब आप ये नेटवर्क आपसे डिमांड करेगा ना, आप उसको 8 आईपी एड्रेस ही दो, जैसे कि आप 5 करोड़ दो। तो क्लासलेस और क्लासफुल का ये है। क्लासफुल में क्या होता है कि आप पूरी एक रेंज दे देते हो, और क्लासलेस में आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ आईपी एड्रेस असाइन करते हो अकॉर्डिंग टू नीड। तो हम इसको देखते हैं क्लासफुल क्या है और क्लासलेस क्या है। देखो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के तहत जो है ना, आईपी एड्रेसेस की 5 क्लासेस है। उनको हमने ए बी सी डी और ई क्लासेस में डिवाइड किया है। अभी अब इसका एक ओवरव्यू देख भी लेंगे। तो देखो क्या है, ईच ऑफ अ क्लास हैज अ वैलिड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। कैसे पता चलता है कि कोई आईपी एड्रेस किस क्लास में लाई करता है, वो रेंज है, वो अभी रेंज देखते हैं। अच्छा, फिर एक है जी क्लास डी। अब इसमें से ये 3 जो है ना, ये तो यूजेबल है, ये जो 2 है ना, ये हम असाइन नहीं कर सकते, यानी कि आई आना इन क्लास में से किसी कोई भी आईपी एड्रेस किसी को असाइन नहीं कर सकते। क्यों, ये पॉइंट लिखा गया है। क्लास डी एंड ई आर रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पस। डी जो है वो मल्टीकास्ट पर्पस के लिए और ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज होती है। मल्टीकास्ट क्या होता है कि जब आपने एक मैसेज एक से ज्यादा चीजों बंदों को भेजना हो, तो वो हम आगे थोड़ा सा देख लेंगे मल्टीकास्ट के बारे में। और एक्सपेरिमेंटल पर्पस जो आप नेटवर्क में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और नई नई चीजें बना रहे हो, तो उनके लिए, ताकि कोई गलती से भी किसी और का मैसेज आपके पास ना, तो हमें ये पूरी क्लासेस जो है ना रिजर्व कर दी। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ बिट्स इन द फर्स्ट ऑक्टेट्स डिफाइंस द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। अच्छा, 2 तरीके हैं, या तो आप रेंज से देख के पता लगा सकते हो कि इस रेंज में अगर आईपी एड्रेस लाई कर रही है तो इस क्लास की होगी। लेट्स से कि बाइनरी में दी गई है आईडी, तो आप फिर उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, बड़ा टाइम लगेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आईपी एड्रेस अगर बाइनरी में दी गई है तो वो किस क्लास में लाई करती है? तो हमें ये बताती है पहली चंद बिट्स का ऑर्डर। लेट्स से पहली 1 बिट्स का या ज्यादा से ज्यादा पहली 4 बिट्स का ऑर्डर, तो हम देख लेंगे कैसे। देखें, टेबल आपको शो हो रहा होगा, ये वो सारी चीजें मैंने अलग अलग भी लिख दी हैं और यहाँ पे इकट्ठी करके भी लिख दी। 5 क्लासेस हैं आपके पास। तो देखो, अगर तो आपके पास बाइनरी में दी गई है आईपी एड्रेस और उसकी पहली बिट 0 है, बस आपने और कोई चीज चेक नहीं करनी, आप कह दोगे ये क्लास ए का आईपी एड्रेस। इस तरह आपने पहली बिट चेक की, वो 0 नहीं है, तो उसका ये मतलब तो कंफर्म हो गया कि वो क्लास ए का नहीं है। लेकिन आप ये फौरन नहीं कह दोगे कि वो क्लास बी का है, नहीं। ए के साथ अगर वो 0 नहीं है तो जाहिर बात है 1 होगी। फिर आप दूसरी बिट भी चेक करोगे। अब दूसरी के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। लेट्स से कि ये 0 थी, तो अगर पहली 2 बिट्स 1 और 0 है तो वो आईपी एड्रेस क्लास बी की आईपी एड्रेस है। इस तरह आपने पहली बिट चेक की 1 है, तो उसका मतलब है वो क्लास बी की नहीं है, सॉरी क्लास ए की नहीं है। तो फिर आप दूसरी बिट चेक कर रहे हो, क्या वो 0 है? अगर तो 0 है तो क्लास बी है, तो आपको पता चला नहीं ये भी 1 है, तो फिर आप यहाँ पे भी फैसला नहीं करोगे, आप तीसरी बिट को साथ मिलाओगे। तो आपने 0 को साथ मिलाया, तो इसके भी 2 चांसेस है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो लेट्स से यहाँ पे 0 है, तो अगर पहली 3 बिट्स 1 1 0 है तो वो आपकी क्लास सी होगी। और इसी तरह अगर पहली 4 बिट्स 1 1 1 0 है तो वो क्लास डी का आईपी एड्रेस है, और पहली 4 बिट्स अगर 1 1 1 1 है तो वो क्लास ई का आईपी एड्रेस है। बाइनरी में दी गया है, बहुत आसान है, सिर्फ ये पैटर्न याद रख के आप पता लगा सकते हो। लेकिन अगर वो बाइनरी में नहीं दिया गया और आपको दिया गया है डेसिमल में, डॉटेड डेसिमल में, फिर आप कैसे पता चलाओगे? फिर आपको रेंज याद रखनी है।
अगर तो कोई भी आईपी एड्रेस 0.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 के बीच में लाई करता है तो वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। इस तरह अगर कोई आईपी एड्रेस 128.0.0.0 से लेके 191.255.255.255 के बीच में लाई करता है तो वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। इस तरह 192 से लेके 223.255.255.255 तो वो क्लास सी। 224 से शुरू होके 239 के बीच में लाई करता है तो वो क्लास डी। और 240 से लेके 255 सारे वहां तक वो लाई करता है तो क्लास ई का आईपी एड्रेस। इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इस क्लास के आईपी एड्रेस में हमने कितनी बिट्स को एज अ नेटवर्क आईडी कंसीडर करना है और कितनी बिट्स को एज अ होस्ट आईडी कंसीडर करना है। तो ये क्लास स्पेसिफिक है। क्लास ए में पहली 8 बिट जो है वो आपकी नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं और बाकी जो बच गई हैं 24 वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जितनी होस्ट आईडी होगी उतने रेज़ टू पावर आप कंप्यूटर या डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। तो पहले जो है आपके पास क्लास ए, उसमें आपके पास पॉसिबल आईपी एड्रेस 2 रेज़ टू पावर 24। क्लास बी जो है उसमें पहली 16 बिट्स नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी और नेक्स्ट 16 बिट्स जो है वो आपके पास होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसमें आपके पास 2 रेज़ टू पावर 16 नंबर ऑफ होस्ट जो कि 65,536 बनते हैं, इतने आप अटैच कर सकते हो। क्लास सी में जो है 24 पहली बिट्स नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं और आखिरी 8 बिट्स जो है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस या पॉसिबल होस्ट 2 रेज़ टू पावर 8 जो कि 256 बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लास सी की आईपी एड्रेस असाइन की जाती है क्योंकि ये सबसे छोटी है। और क्लास डी और ई को हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए है। बाकी इसमें कुछ चीज मजीद है वो साथ साथ क्लियर होती रहेंगी। अच्छा, इनके बीच में क्लास ए बी सी में कुछ आईपीज हैं या उनकी रेंजेस है जो आप किसी को भी एलोकेट नहीं कर सकते। उनकी कुछ पीछे लॉजिक्स हैं। क्या है हम देखते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कि 169 कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास बी सर। क्लास बी। अच्छा, क्लास बी में ये रेंज है 169 से लेके 254.0.0 से लेके 169.254.0.16, यानी आपके पास तकरीबन 17 आईपी एड्रेस ये है क्लास बी के अंदर जो आप किसी को असाइन नहीं कर सकते। क्यों? देखो किस लिए वो यूज होते हैं। लिंक लोकल एड्रेस, इनको हम बोलते हैं कि लिंक लोकल एड्रेसेस हैं। तो ये लिंक लोकल एड्रेस होते क्या है? तो कभी मैंने बताया था कि जब भी आपकी कंप्यूटर किसी डिवाइस के साथ अटैच होता है उसको आईपी एड्रेस असाइन होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो डीएचसीपी असाइन करता है। लेट्स से डीएचसीपी उसमें इंप्लीमेंटेड नहीं है, ना ही कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है जो स्टैटिकली असाइन कर रहा है। तो कुछ देर के लिए टेम्परेरीली उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है जो कि वो जिस प्रोसेस के थ्रू हासिल करता है उसको हम लिंक लोकल एड्रेस बोलते हैं। और वो इस रेंज में से होता है कि किसी वजह से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अवेलेबल नहीं है या डीएचसीपी सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, वो डाउन है, तो कुछ ना कुछ तो आईपी एड्रेस देना है ना। तो इन 17 एड्रेसेस में उसको दे देते हैं और इसको हम बोलते हैं कि लिंक लोकल एड्रेस है कि अभी हमने लोकली असाइन किया, तो जैसे ही कोई ना कोई सर्विसेज एक्टिव होंगी तो इसको बाकायदा एक वैलिड आईपी एड्रेस जो है ना वो असाइन कर दिया जाएगा। तो सेकंड हमारे पास रेंज है 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 तक। कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है जी? क्लास ए का क्लास क्लास ए का लास्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस बोलते हैं इसको, या इसी को हम लोकल होस्ट भी बोलते हैं। देखो जब जिसने वेब डेवलपमेंट का काम शुरू किया हुआ है या सीखते रहे वो पहले जब भी है ना वो लोकल होस्ट पे आप वेबसाइट को करते हो और फिर उसको लाइव करते हो। लोकल होस्ट क्या होता है कि जो पैकेट आप इसको भेजते हो ना या भी को रिटर्न कर देता है। ऐसा लगता है कि एक नेटवर्क बना हुआ है और पूरे का पूरा नेटवर्क आपका कंप्यूटर ही है। बिल्कुल ऐसे काम कर रहा होता है जैसे एक नेटवर्क करता है। सर्वर भी आप हो, क्लाइंट भी आप हो, सारा कुछ आप ही होते हो। तो लोकल होस्ट ऐसा होता है कि अगर आपने एक पैकेट भेज के अपने ही कंप्यूटर में दोबारा से रिसीव करना है तो उसको बोलते हैं हम लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट जब भी आप बनाते हो तो इन्हीं में से कोई एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, बेशक आप चेक भी कर सकते हो। लूप बैक एड्रेस भी इसको बोलते हैं। और कुछ तकरीबन 9 के करीब हमारे पास आईपी एड्रेसेस ये हैं 0.0.0 से लेके 0.0.0। तो ये सेम नेटवर्क में जो डिवाइसेस होती हैं उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना हो बगैर नेटवर्क को यूज किए इंटरनेट को, तो ये इन आईपी एड्रेस में से कोई एक यूज करके सेम नेटवर्क के अंदर यूज कर सकती है। तो ये कुछ रेंजेस हैं स्पेशल आईपी एड्रेस की, एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है, खासतौर पर ये लोकल होस्ट वाली जो है। अच्छा, होस्ट आईडी को असाइन करने के कुछ रूल्स हैं।
वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं। देखो, होस्ट आईडी, ऐसी होस्ट आईडी, लेट्स से ये नेटवर्क आईडी है कुछ बिट्स की, अब हम होस्ट आईडी की बात कर रहे हैं। वो ऐसी होस्ट आईडी जिसमें सारी बिट्स 0 हो, लेट्स से क्लास सी की है तो 8 बिट है होस्ट आईडी का पार्ट, तो अगर सारी की सारी आईपी सॉरी नेटवर्क होस्ट आईडी की बिट 0 हो, तो ये आप किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। तो जो अभी मैंने बताया था कि नेटवर्क का आईपी एड्रेस एक्चुअल राउटर का आईपी एड्रेस, तो राउटर का आईपी एड्रेस तो उसी का है ना, वो तो आप किसी को नहीं दे सकते ना। तो ऐसा आईपी एड्रेस जिसमें होस्ट बिट सारी की सारी 0 हो, तो वो उस नेटवर्क का एड्रेस होता है और वो आप किसी और डिवाइस को नहीं दे सकते, आईपी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो ऐसा आईपी एड्रेस जिसमें सारी की सारी होस्ट बिट 1 हो, वो भी आप किसी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? देखो, अभी हम बात कर रहे थे ब्रॉडकास्ट की, कि अगर एक मशीन ने, एक कंप्यूटर ने उस नेटवर्क में मौजूद तमाम नेटवर्क्स तक मैसेज भेजना है, तो वो ब्रॉडकास्ट करता है। देखो, जब किसी कंप्यूटर को कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट करना हो ना, तो वो उसको तो सारे आईपी एड्रेसेस का नहीं पता। अभी मैंने एआरपी कैश खोल के देखा था, आपके सामने चंद देखते हैं। अब मेरे हो सकते करोड़ कंप्यूटर अटैच हो, मुझे तो अपने करोड़ कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस लिखने में और बार बार सबको बारी बारी सेंड करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो क्या करता है कि वो सोर्स आईपी एड्रेस में जो है ना, अपनी नेटवर्क आईडी डॉट करके होस्ट आईडी में सारे 111 कर देता है। तो फिर ये डेजिग्नेटेड होता है राउटर्स के लिए कि ये मैसेज जो है ना, मेरे साथ जितने भी कंप्यूटर्स या मशीन्स अटैच हैं, मैंने सबको सेंड करना है। तो पहली आईडी जिसमें सारी बिट्स 0 है वो नेटवर्क की आईडी है। आखिरी आईडी जिसमें सारी बिट्स 1 है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अच्छा, ये थी होस्ट आईडी को असाइन करने की रूल्स। अब हम देख लेते हैं नेटवर्क आईडी को असाइन करने के रूल्स, जो हम पहली बिट्स को देखते हैं। देखो, नेटवर्क आईडी कैन नॉट स्टार्ट विद 127। क्यों नहीं हो सकता? अभी हम देख के आए कि 127 तो लोकल होस्ट है। तो अगर कोई आईपी एड्रेस 127 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब वो लोकल होस्ट है, आप किसी और को नहीं दे सकते। वो तो ये कह रहा है कोई भी नेटवर्क 127 से स्टार्ट नहीं हो सकता। लूप बैक के लिए यूज होता है। सेकंड देखो, ऑल बिट्स ऑफ नेटवर्क आईडी सेट टू 1। ऐसी नेटवर्क आईडी जिसकी सारी बिट्स 111 हो, आर रिजर्व्ड फॉर यूज एंड आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हम देख चुके हैं ये ब्रॉडकास्ट के लिए, तो ये भी इसको असाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरह ऑल बिट्स ऑफ नेटवर्क आईडी सेट टू 0। अगर ऐसा नेटवर्क आईडी जिसमें सारी 0 हो जाती हैं, तो अभी हम देख के आए ये तो एक रेंज थी इसके लिए, सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये भी हम किसी को असाइन नहीं कर सकते। ये 3 रूल्स हैं। इसके अलावा आप जिसको जो मर्जी नेटवर्क आईडी दे सकते हो, बस ये नहीं दे सकते 127 वाला, सारी 11 वाला और 000 वाला। अच्छा, क्लास रूल एड्रेसिंग हमने देख ली, नेटवर्क आईडी के रूल भी देख लिए, होस्ट आईडी के रूल भी देख लिए। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या थे। ये प्रॉब्लम्स वही जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो, क्लास ए और बी में कितनी नेटवर्क आईडीज पॉसिबल, होस्ट आईडी पॉसिबल थी, रेस्पेक्टिवली 2⁻24 एंड 2⁻16। इतने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस दे दिए जाते थे आपको, इतनी ज्यादा वेस्टेज है। और नंबर ऑफ एड्रेस अवेलेबल इन क्लास सी स्मॉल, क्लास सी में आपके पास लिमिट है कि 2⁻18 जो कि बनते हैं 256, और उसमें से भी 2, पहले वाला और आखिरी वाला हम देख चुके हैं, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट। तो एक्चुअल आपके पास बचते हैं 254 ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है। अब एक बंदा है जिसका ऑर्गेनाइजेशन में 500 कंप्यूटर है, उसको सी तो आप दे ही नहीं सकते, लाजमी बात है बी या ए में से दोगे, और उसके पास 2⁻16, इतनी ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी। तो क्लास ए और बी में वेस्टेज बहुत जाता है, क्लास सी छोटा बहुत है, और क्लास डी और ए हमने देख लिया था रिजर्व है। तो काफी प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है इसमें और वेस्टेज बहुत ज्यादा है। तो इसको हम खत्म करने के लिए क्लास लेस्ट एड्रेसिंग की तरफ जा रहे हैं कि कोई क्लासेस नहीं है, जो जितना मांगता है उसको उस हिसाब से असाइन कर दें। तो उससे जाने से पहले हम मास्क देख लेते हैं। मास्क क्या होता है? अभी हम देख रहे थे कि यार कोई भी आईपी एड्रेस है ना, उसमें एक नेटवर्क आईडी होती है और उसके बाद एक होस्ट आईडी होती है। तो अगर आपको एक आईपी एड्रेस दे दी जाए, लेट्स से 192.168.9.3, और आपको कहा जाए कि बताओ जी ये कौन से नेटवर्क का पार्ट है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये बताता है मास्क। मास्क क्या है? 32 बिट एड्रेस है। जब आप किसी भी मास्क को, हर क्लास का मास्क अलग है, ये हम बात कर रहे हैं क्लास फुल में, हर क्लास का मास्क एड्रेस जो है अलग होता है। जब आप उस मास्क के एड्रेस को उस क्लास की आईपी के साथ ऐड करते हो, तो जो रिजल्टेंट आपके पास एड्रेस आता है ना, वो उस नेटवर्क का आईडी होती है। कैसे हम देख लेते हैं। देखो, पहले हम मास्क को समझ लेते हैं।
मास्क इज अ 32-bit बाइनरी नंबर दैट गिव्स द नेटवर्क एड्रेस इन द एड्रेस ब्लॉक। कि आप पूरे ब्लॉक में से, पूरे नेटवर्क में से कोई भी एक आईपी एड्रेस उठा लो और उसको मास्क के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दो तो आपको उस नेटवर्क की आईडी मिल जाएगी। अच्छा, पहले आप देखोगे क्लासेस के अलग अलग मास्क है। क्लास ए का मास्क है हमारे पास 255.0.0.0। क्लास ए के किसी भी एड्रेस को मैं इस एड्रेस के साथ मास्क कर दूं, वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं, तो मेरे पास उस आईपी एड्रेस जिस नेटवर्क में लाई करती है उसकी आईडी निकल आएगी। क्लास बी का है 255.255.0.0। क्लास सी का है 255.255.255.0। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एक आईपी एड्रेस है, वक्त बचाने के लिए मैंने पहले ही इसकी बाइनरी बना ली है, और एक ये आईपी एड्रेस है, ये सॉरी मास्क है। अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला एड्रेस किस क्लास में लाई करता है? अस्सी का क्लास क्लास सी। क्लास सी का मास्क आपके पास है 255.255.255.0 और वही नीचे दिया गया है, और इसको ही मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। बस अब मैंने कुछ भी नहीं करना, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन क्या कहता है? बताओ जी, एंड ऑपरेशन क्या कहता है? दोनों बिट सिमिलर होंगे तो 1 होगा, दोनों बिट 1 है तो बाकी 1 है, सारे अदर 0। अब देखो, ये अब इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी क्योंकि 0 है और ऊपर वाली भी जहां पे 1 है और बाकी 0 तो सारी 0 हो जाएंगे। ये 8 की 8 बिट जो है ना 0 होगी। इसी तरह इसका जो बनेगा ये एग्जैक्ट ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो सारे आपके 1 है, ऊपर वाले पे डिपेंड करता है कि ऊपर क्या है। तो ऊपर वाला क्या है मुझे देखो, ये तो लास्ट ऑक्टेट तो गया, और बाकी ये जो बचा है ना 1 के साथ आप करोगे तो यही आ जाएगा। तो वो है हमारे पास 192.168.90। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये जिस नेटवर्क का पार्ट है उसकी आईडी है ये 192.168.90.0। समझ आइए? अगर एक आईपी एड्रेस आपको क्लास फुल एड्रेसिंग में दी गई है, उसका नेटवर्क आईडी कैसे निकालोगे? जी सर। सर ये क्योंकि आईपी एड्रेस में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, बेशक क्लास फुल में या क्लासलेस में। क्लासलेस में से आने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यही आता है एमसीक्यूज में, और कोई भी नहीं आता। कि आपको आईपी एड्रेस दे दी गई होती है, पूछा जाता है कि आप बताओ जी इसका नेटवर्क आईडी क्या है। सबनेट मास्क दिया होगा सर, सर बल्कि वो तो एक और क्वेश्चन है कि नहीं, मास्क भी दिया जाएगा तो हमें या सिर्फ आईपी ही दी जाएगी? क्यों दिया जाएगा भाई, क्यों दिया जाएगा? ना वो क्लास लेस की सूरत में दिया जाएगा, वहां से भी आपने खुद काउंट करना है, ना क्लास फुल की सूरत में दिया जाएगा, वहां से भी आपको याद रखना है क्लास ए का ये है, क्लास बी का ये, क्लास सी का। दोनों दे दिए तो फिर आप उसको पूछने की क्या जरूरत है, वो खुद ही साफ ना कर ले। पहले आईपी की मास्क क्लास हमें हम याद रखना पड़ेगा। हाँ, क्लास लेस का थोड़ा सा मुश्किल है, वहां आके देखेंगे। क्लास फुल को तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो जी, सबनेटिंग देखते हैं हम क्लास फुल एड्रेसिंग में। सबनेटिंग क्या होती है? नाम से जाहिर है, सब कहते हैं छोटे को और नेट कहते हैं नेटवर्क से, तो छोटा नेटवर्क। कि आपको एक बड़ा नेटवर्क दिया गया था, आपने डिवाइड करके उसको 2 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इनमें से हर एक को हम बोलेंगे सबनेट। देखो, डिवाइडिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस इनटू सेवरल कंटिगुअस सब ब्लॉक्स एंड असाइनिंग दिस सब ब्लॉक्स टू डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क इज कॉल्ड सबनेटिंग। अलग अलग डिवाइड कर लिया, इस पार्ट की अलग नेटवर्क आईडी होगी, इस पार्ट की अलग नेटवर्क आईडी होगी। इसके एग्जांपल ऐसे है कि आपने क्लास बी का आईपी एड्रेस परचेज कर लिया, उसमें आपके पास तकरीबन, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 65,000 कंप्यूटर अटैच करने की कैपेसिटी है, आपने करने 1000, और 1000 वो इस तरह है कि 5 आपके डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आईटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इस तरह करके। तो आपने जो आप उन आईपी एड्रेस आपको मिले थे ना, उनको 5 पोर्शन में डिवाइड कर लिया और हर एक डिपार्टमेंट को एक एक रेंज दे दी। तो अब लेट्स से कि यहाँ से कोई मैसेज आएगा ना, पहले तो वो आएगा मेन राउटर पे। अब मेन राउटर को पता होगा उसके आईपी एड्रेस देके कि ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए है, आईटी के लिए है, उर्दू के लिए है या इंग्लिश के लिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ वहीं वो उसको फॉरवर्ड कर दे। तो ये सिर्फ इसका काम है कि इंटरनली आपने खुद से लॉजिकली जो है ना डिवीजन कर लेते हैं आप आईपी एड्रेसेस की, ताकि उनको मैनेज करना आसान। तो अब हम देख लेते हैं कैसे होता है। देखो, बिल्कुल सीधा जैसे नेटवर्क का होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी होता था, जो आप सब नेटवर्क बनाओगे उसका एक नेट आईडी होगा जिसको हम सब नेटवर्क आईडी बोलेंगे या सबनेट, और एक होस्ट आईडी होगा, वो तो होगा ही होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबनेटिंग इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ नेटवर्क आईडी
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लास ए की। क्लास ए की नेटवर्क आईडी थी पहली 8 बिट्स। वो कह रहा है कि जब भी आप सबनेटिंग परफॉर्म करोगे ना, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी नेटवर्क आईडी की। तो लाजमी बात है कि 8 से कम 1 प्लस होकर 9 हो जाएगी। अगर आप क्लास ए पे कर रहे हो, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है उसकी नेटवर्क आईडी की लेंथ, 11 भी हो सकती है। तो ये बात मुझे पता चल गई कि जब भी सबनेटिंग की जाएगी, हमेशा नेटवर्क आईडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, सबनेट एड्रेस क्या होता है? देखो, द फर्स्ट एड्रेस इन द सबनेट इज द आइडेंटिफायर टू द सबनेट। बिल्कुल उसी तरह कि जो फर्स्ट एड्रेस होता था नेटवर्क का, वो एक्चुअल में उस पूरे नेटवर्क का एड्रेस होता था, इसलिए आप किसी भी डिवाइस को वो अटैच नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह जो पहला नेटवर्क होगा सबनेट का, वो भी आप किसी डिवाइस को नहीं दोगे, वो क्योंकि उस नेटवर्क का, सब नेटवर्क का एड्रेस होगा। अभी हम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए आप एक अलग से राउटर लगाओगे। इसमें साइट राउटर्स का कंसेप्ट है, वो मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो, ये मेरे पास मैंने एक आईडी परचेज की, नेट आईपी एड्रेस क्लास सी की है। 256 मेरे पास ज्यादा से ज्यादा होस्ट, और एक्चुअल 254 अटैच हो सकते थे। ये बात की बात है, हम नहीं देखते। तो मैंने क्या किया, देखो, मैं चाह रहा हूँ यार मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है, इनको मैं 2 में कन्वर्ट करूँ। तो मैं क्या करूंगा, देखो, इसकी नेटवर्क आईडी जो ओरिजिनल थी उसको मैं ऐसे ही रखूंगा, और होस्ट आईडी को मैं ओपन कर लूंगा। होस्ट आईडी किसकी? जो नेटवर्क की थी। अब ये नेटवर्क आईडी देखो मेरे पास, इसमें 0 थी तो मैंने ओपन कर ली। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पहली बिट है ना, इसको मैं नेटवर्क का पार्ट बना दूंगा। 2 नेटवर्क में बना लूंगा इसको पार्ट बना। क्या? एक मेरे पास बनेगा 193.1.2.0 और आगे 7 बिट की जगह, और दूसरा मेरे पास बनेगा 193.1.2.1 और आगे 7 बिट की जगह। देखो, मैंने 1 बिट को रिजर्व किया तो मेरे पास 2 अलग अलग रेंजेस बन गई। इसी तरह अगर मैं पहले 2 बिट को रिजर्व कर लेता हूं तो मेरे पास 4 रेंजेस बन जाएंगी। इसका मतलब होगा 4 नेटवर्क, छोटे नेटवर्क मेरे पास बन गए। अभी मैं 2 लेके चलता हूं, तो जो पहला नेटवर्क मेरा बनेगा उसकी रेंज ही होगी, आपको नजर आ रही होगी, और जो दूसरा मेरे पास नेटवर्क बनेगा उसकी रेंज ही होगी, सिर्फ 1 बिट को रिजर्व करने से। अब मैं इसको रेज कर देता हूं क्योंकि मुझे साइट राउटर्स का आपको कंसेप्ट समझाना है। देखो होगा क्या, एक मेन राउटर यहां पे लगा होगा और उसका आईडी होगी 193.1.2.0। अंदर आपने जो है ना एक अलग राउटर लगा लिया है, और इसकी आईपी एड्रेस आपके पास होगा 193.1.2.1 और आगे 7 बिट 0, जो भी बनता है 127 बनेंगे। तो मैं 127 ही लिख देता हूँ। बाकी 128 बनेगा क्योंकि वहां से स्टार्ट हो गया। तो देखो, अब लेट्स से कि मेरे पास आया मैसेज जो कि जाना है डिवाइस को, जिसका आईपी एड्रेस है 193.1.2.4। तो बिल्कुल उसी तरह पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा मास्क लगा के, तो मेरे पास नेटवर्क आईडी आ जाएगा, और नेटवर्क आईडी मेरे पास आएगा जब मैं मास्क अप्लाई करूंगा 193.1.2.0। वहीं पर चल जाएगा, अच्छा ये इस नेटवर्क आईडी का पार्ट है, तो मैं ये देखूंगा मुझे पता चल गया ये इस राउटर का है, तो मैं इस राउटर पे भेज दूंगा। अब जैसे ही ये इस राउटर के पास जाएगा तो राउटर चेक करेगा कि ये जो मैसेज आ रहा है ये 193.1.2.0 से लेके 193.1.2.127 के बीच में अगर है तो ये जाएगा इस वाले सबनेट में। और अगर इसकी आईपी एड्रेस लेटर 4 थी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 127 से बड़ी 140, जो कि इस रेंज से बाहर है, तो फिर ये जाएगा इस वाले के पास। और ये कैसे इसको भेजेगा? ये भेजेगा इस राउटर के पास। ये राउटर डिसाइड करेगा इसने यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है, कैसे ये रेंज डिसाइड करके। तो इस राउटर को हम बोलते हैं साइट राउटर। याद रखना कि जहां पे भी सब नेटिंग होगी वहां पे आपको एक्स्ट्रा राउटर की जरूरत पड़ेगी। जो आपका ओरिजिनल राउटर है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कहाँ जाना है। हाँ, वो साइट राउटर को भेज देगा आगे। फिर साइट राउटर का काम है कि इसको कहाँ भेजना है। इसी तरह अगर मैंने इसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया होता तो एक तो मैं राउटर लगाता जो डिसाइड करता कि यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, फिर मैंने एक एक यहाँ पे लगाए होते, वो देखता कि इस पोर्शन में जाना है या इस पोर्शन में जाना है।
तो जितनी ज्यादा आप सबनेटिंग करते जाओगे आपके पास साइट राउटर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से सबनेटिंग होती है कि आपने करना कुछ भी नहीं है, होस्ट आईडी से एक बिट बोरो करके नेटवर्क आईडी का पार्ट बना देनी है, तो आपके ऑटोमेटिकली 2 सब पार्ट बन जाते हैं। 2 बिट बोरो कर लोगे 4 बन जाएंगे, 3 बिट अगर आप बोरो कर लोगे तो आपके पास 8 सबनेट बन जाएंगे, 4 बिट बोरो कर लोगे तो आपके पास 16 डिफरेंट सब नेटवर्क बन जाएंगे। तो ये तादाद बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से सबनेटिंग करते हैं। याद रखना कि लॉजिकल होती है, बाकायदा कोई फिजिकल आपको नजर नहीं आती, आपने अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए इनको की होती है। तो ये थी हमारे पास क्लास फुल एड्रेसिंग की सूरत में सबनेटिंग। अच्छा, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। सबनेट मास्किंग क्यों है यहाँ पे? अच्छा, सब नेटवर्क बना रहे हैं हम, एक फिक्स लेंथ सब नेटवर्क हो सकता है और एक वेरिएबल लेंथ सब नेटवर्क हो सकता है। आपको समझ आ रही होगी। फिक्स लेंथ ये होगा कि जितने भी सब नेटवर्क बनेंगे सबकी तादाद बराबर होगी। लेट्स से 64 आईपी एड्रेस इसमें है, 64 इसमें है, 64 इसमें है और 64 इसमें है, तो टोटल 256। तो ये फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि 64 इसमें है और इसको मजीद में 32 में डिवाइड कर दूं और इसी तरह इसको 128 रहने दो, तो अब देखो उसमें हर नेटवर्क की आईडी जो लेंथ है ना वो डिफरेंट है। एक की 64 है, फिर एक की 32 है, फिर एक की 32 है और एक की 128 है। तो ये सारी वेरिएबल लेंथ है। तो 2 तरह से पॉसिबल है, फिक्स लेंथ भी हो सकती है, वेरिएबल लेंथ। अब वेरिएबल लेंथ कैसे होती है? इसमें आपने क्या करना है, देखो शायद आगे हो भी, अगर नहीं तो मैं समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है, देखो जब आप पहली बिट, लेट्स से कि ये आईपी एड्रेस थी 18 डॉट, जिसको यार सी का ही बना लेते हैं वरना थोड़ा सा काम लंबा हो जाएगा। लेट्स से ये इस तरह थी। आपने पहली बिट को जब रिजर्व किया तो आपके पास 2 पार्ट बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। अच्छा, अब आपने क्या किया कि इसके बाद इस बिट को रिजर्व कर लिया आगे वाले को, इसको एक दफा 0 करके लिख दिया और एक दफा इसको 0 1 करके लिख दिया। तो जब आप अगली बिट को ऐड करोगे, पक्का करोगे, तो मजीद 2 में डिवाइड हो जाएगा और सिर्फ ये वाली पर। समझ आ रही इसकी? बोलो। सर ये लास्ट 01 वाली बात समझ नहीं आई, लास्ट वाली। सर कैसे? देखो क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल तो मैं नहीं बता सकता आपको किस तरह। अच्छा मैं आगे समझाता हूँ। देखो लेट्स से कि यहाँ पे वही उसी तरह 193.1.1.0 करके जो आपने ना, बता देता हूँ, ये है कि जब हम सबनेट्स बनाते हैं ना तो हम एक बिट चेंज करेंगे तो उसे 0 और 1 करके 2 सबनेट बन सकेंगे। अगर 3 बिट बिल्कुल। चेंज करेंगे तो आप देख लें कि वो शफल करके कितने सबनेट्स बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए मैं आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। मैं कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, वो देख लेना कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग होती कैसे। तो आगे देखो क्लास लेस इंट्रा डोमेन राउटिंग। एक मिनट। अच्छा ये और हम देखेंगे क्लास लेस जो एड्रेसिंग है वो कैसे आपके पास एप्लीकेबल है। 1993 में हमारे पास ये कंसेप्ट आया था, उससे पहले तक क्लासफुल ही यूज होती थी। इसमें कोई क्लासेस नहीं है, इसलिए दोस्तों नाम क्लासलेस है। इसमें क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ एड्रेस आपको दिए जाते हैं। 32 हो सकते हैं ब्लॉक ऑफ एड्रेस, 64 हो सकते हैं, 128 हो सकते हैं, यानी कि 2 रेज़ टू पावर समथिंग होगा। अगर किसी को लेट से 64 चाहिए तो हम उसको 64 ही देंगे, किसी को 128 चाहिए 128 ही देंगे। लेकिन किसी को लेट से 150 दिए हैं तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं 128 दूं उसको या 256 दूं जो कि 2 की पावर में है। तो 128 तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि उससे ज्यादा डिमांड की है, तो मैं फिर उसको 256 दूंगा। यानी कि पॉसिबल जो 2 की पावर बनेगी वो आपने असाइन करनी। या तो बिल्कुल इसमें वेस्टेज नहीं होती या लेस होती है। लेस मैंने बता दी किस सूरत में होगी। एड्रेस को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, ब्लॉक आईडी जैसे हम नेटवर्क आईडी में करते थे, अब ब्लॉक आईडी हमारे पास, और होस्ट आईडी तो सेम रहेगी। लास्ट में आपको एक नोटेशन नजर आ रही होगी। जब भी इस तरह की नोटेशन में आपको एक आईपी एड्रेस देखने को मिले तो आपने समझ जाना है कि ये एक क्लास लेस आईपी एड्रेस है, यानी कि कोई क्लास नहीं है। अगर इस तरह का आईपी है तो उसकी नेटवर्क आईडी कैसे पता चलेगी भाई? पहले तो हम मास्क कर लेते थे क्लास की सबनेट मास्क के साथ, अब तो क्लास है ही नहीं, मास्क ही नहीं है। तो देखो इसमें हमेशा स्लैश के बाद आपको एक नंबर दिया गया होगा। 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है। यही हमारे पास मास्क है। जितनी ये यहाँ पे वैल्यू होगी आपने
उतने ही नंबर ऑफ वंस को जो है ना कांस्टेंट करके एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। वो हम देखते हैं कैसे करें। बस ये याद रखना है कि जो स्लैश के बाद नंबर होता है यही आपका मास्क होता है। रूल्स देखो जिसे क्या है, CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ब्लॉक्स IP एड्रेस मस्ट ऑल बी कंटिग्यूअस, हमेशा कंटिग्यूअस होंगे कि देखो 192.168.1.1 से लेके अगर किसी को 16 चाहिए तो आप 192.168.1.10 तक दे दिया आपने, फिर अगले वाले 4 किसी और को दे दिए, फिर 192.168.1.15 से लेके 192.168.1 से लेके 15 से लेके लेट से 20 तक दे दिए। तो इस तरह नहीं कि बीच में किसी और को दे दिए किसी और को दे दिए, नहीं है नहीं। जब भी आप एड्रेस असाइन करोगे हमेशा कंटिग्यूअस होंगे। 16 चाहिए तो 16 कंटिग्यूअस, 40 चाहिए तो 40 कंटिग्यूअस, 10,000 चाहिए तो 10,000 कंटिग्यूअस। द ब्लॉक साइज मस्ट बी पावर ऑफ 2, ये मैंने बता दिया कि कोशिश करोगे आप कि 2 की पावर में दो, कोशिश क्या करोगे आप 2 की 2 की पावर। अच्छा लास्ट देखो, द ब्लॉक्स फर्स्ट IP एड्रेस, जो आपने ब्लॉक असाइन किया है, लेट्स से उसने एड्रेस मांगे आपसे 56, लेट्स से आपने एक IP एड्रेस असाइन कर दिया है 192.168.1.0 से लेके 192.168.1.55 तक। इस फर्स्ट IP एड्रेस की बात हो रही है। कह रहा है कि जो ब्लॉक का फर्स्ट IP एड्रेस होगा मस्ट बी डिविजिबल, वो डिविजिबल बना होना चाहिए, पूरा पूरा तकसीम होना चाहिए किस पे, ब्लॉक साइज पे 56 पे। ये अगर आप इसको 56 से डिवाइड करो ना तो रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। तो हम देखेंगे ये कैसे होता है। कुछ ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या फर्स्ट एड्रेस इन ब्लॉक कैन बी फाउंड बाई, अगर आपको कह दिया जाता है कि इस ये आई ब्लॉक की रेंजेस है जो हमने असाइन की है, इसमें फर्स्ट एड्रेस बताओ क्या होगा इस नेटवर्क का, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो मैंने बताया कि स्लैश के बाद आपको एक नंबर दिया गया होगा 25, 26, 27, 28, 15, 20 कुछ भी, जैसे 25 दिया गया, तो आप क्या करोगे, इस 25 को 32 में से माइनस करोगे, लेट से आ गया 7। तो आपने क्या करना है, राइट मोस्ट, जो यहां से इस तरह स्टार्ट कर लो आप राइट टू लेफ्ट, तो राइट मोस्ट जो इतनी बिट होंगी यानी कि 7, उनको आप 0 में कन्वर्ट कर दोगे उस IP एड्रेस की, तो आपके पास उस ब्लॉक का फर्स्ट IP एड्रेस आ जाएगा। क्लास लेस में 3 चीजें पूछी जाती हैं आपसे, फर्स्ट एड्रेस कौन सा है, लास्ट एड्रेस कौन सा है, और इसकी नेटवर्क ID क्या है, या सॉरी ब्लॉक ID, नेटवर्क ID नहीं बोलोगे ब्लॉक ID, ये 3 चीजें पूछी जाती है। तो फर्स्ट IP निकालने का तरीका उसने बता दिया कि कैसे निकलती है। इस तरह लास्ट एड्रेस भी आप फाइंड कर सकते हो, कैसे, बिल्कुल इसी तरह हमने कन्वर्ट किया था 7 बिट्स को, अब हम कर देंगे 1 में, 0 में करोगे फर्स्ट IP एड्रेस, 1 में करोगे लास्ट IP एड्रेस, और टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आप निकाल सकते हो इस तरह 2⁻32 माइनस 27 करके, तो 2⁵ है ये, तो 32 एड्रेस इस ब्लॉक में होंगे। तो हम देखते हैं सारी चीजें एक प्रैक्टिकल से कैसे होती है। देखो ये एक IP एड्रेस आपको दिया गया है, अब वैसे तो आप देखते तो आपको क्लास C का होता है 192 देख के, लेकिन अभी हमारे पास क्लास लेस है, कैसे पता चलेगा, स्लैश के बाद एक नंबर दिया गया, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग है, अब इसमें कोई क्लासेस का जिक्र नहीं। अब आपसे चीजें पूछी जाएंगी। अच्छा पहली चीज वो बता रहा है कि आप मुझे बताओ कि इसका फर्स्ट IP एड्रेस क्या है, लास्ट IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस की रेंजेस क्या है, ये चीजें पूछी जा रही है। जो फर्स्ट IP एड्रेस आपका होगा वही आपका नेटवर्क ID भी होगा, याद रखना, सॉरी ब्लॉक ID, अब नेटवर्क ID तो नहीं बोलेंगे, ब्लॉक ID बोलेंगे, क्योंकि हम मांग के आ रहे हैं जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो हम किसी को भी साइन नहीं करते क्योंकि वो उस ब्लॉक का होता है, यानी कि उस राउटर का। तो देखो द नेटवर्क कंपोनेंट हैज अ बिट काउंट ऑफ 27, उसने बता दिया कि इसका जो नेटवर्क है वो 27 बिट पे मुश्तमिल है, तो आपने क्या निकालना है, 32 माइनस 27, 5 निकाल लिया आपने, ये 5 आपके अब काम आएगा कहाँ कहाँ, देखो फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो हमें पता चला था कि राइट मोस्ट 5 बिट्स को आपने 0 में कन्वर्ट कर देना है, जहां पे समझ नहीं आएगी मुझे रोक लेना है। तो ये इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया जो आपको नजर आ रहा है, इसमें वो कहता है कि राइट मोस्ट 5 बिट्स को आप 0 में कन्वर्ट कर दो, तो मैं काउंट करता हूं, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट और 5 बिट, इनमें से 3 तो ऑलरेडी 0 है, जो बाकी 2 बच गई उनको भी मैं 0 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो लो जी ये भी मैंने 0 कर दी और ये भी मैंने 0 कर दी, तो देखो ये सारा पोर्शन इसके अलावा 0 हो गया। और अब ये कौन सी बिट है मैं पता कर लेता हूँ, 1 2 4
8, 16, 32 बाइनरी लिखा गया तो ये 32 है, बाकी सारे 0 हो गए। तो मेरे पास जो फर्स्ट एड्रेस आया वो ये तो 3 सेम रहेंगे क्योंकि इनमें तो कोई चेंज नहीं हुई। इसमें मैंने चेंज किया है, 35 था तो अब ये 32 हो गया। तो इसका ब्लॉक आईडी कह लो या जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है वो होगा 192.168.1.32। फर्स्ट आईपी एड्रेस कैसे निकला समझ आइए? ऑल जीरो तो हो गई। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह आप लास्ट आईपी एड्रेस निकाल सकते हो। लास्ट आईपी एड्रेस कैसे निकलेगा? इन्हीं 5 बिट को आपने 1 कर देना है। तो इनमें से 2 तो ऑलरेडी 1 है, तो बाकियों को मैं कर देता हूँ मैं इरेज करके। तो ये 2 ऑलरेडी 1 है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये 5वीं है। तो इनको भी मैं 1 1 1 कर देता हूँ और ये 2 ऑलरेडी 1 है। अब इनको मैं काउंट कर लेता हूँ। ये 32 है, ये 16 है, 48 48 प्लस 8 56 56 प्लस 4 64 64 प्लस 1 65 और नहीं ये 2 था, चलो गलती हुई है, दोबारा देखते हैं। 32 16 48 48 प्लस 8 56 56 प्लस 4 60 60 प्लस 2 62 और 60 प्लस 1 63, यानी 32 से आगे वाला क्योंकि 64 हो जाता है उससे पहले अगर आप सारी 1 कर दो तो 63 बनता है। तो ये सारी 1 हुई हैं पहली 6 बिट्स, तो 63 इसका बनेगा। तो यानी कि मेरे पास लास्ट एड्रेस आ गया 192.168.1.63। पहला था 192.168.1.32। तो ये रेंज निकल आई 32 से लेकर 63 तक, टोटल मेरे पास 32 एड्रेस बने। तो वो ये कह रहा था कि आप जो फर्स्ट एड्रेस था इसको अगर आप 32 से डिवाइड करो तो ये इवनली डिविजिबल होना चाहिए। तो ठीक है, 32 को 32 से डिवाइड करोगे वो इवनली डिविजिबल होगा। ये 3 चीजें हैं, फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालना है जो कि ब्लॉक आईडी भी होता है, लास्ट एड्रेस कैसे निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बताने हैं उस ब्लॉक में कितने हैं, वो रेंज से आप बता दो। तो ये 3 चीजें क्लास लेस इंट्रा डोमेन राउटिंग के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसकी सबनेटिंग थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, उसको आपने एज अ असाइनमेंट लेना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग काम। क्लासलेस इंट्रा डोमेन राउटिंग कैसे की जाती है, सॉरी क्लासलेस इंट्रा डोमेन राउटिंग में सबनेटिंग कैसे की जाती है। बहुत है यार, नेक्स्ट स्टार्ट करें। जी बोले जल्दी से, 7-8 मिनट है हमारे पास। काफी है। चल रहे देखो जी, आज के लेक्चर में किसी को कोई इशू है तो बताए मुझे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बिलाल। लास्ट स्लाइड में सर तब आपने -5 करके तमाम को 0 करना है या डबल 1 जो आपने किया है पहले फर्स्ट एड्रेस के लिए? देखो अगर मुझे वहाँ फर्स्ट एड्रेस समझ निकालना है, फर्स्ट एड्रेस तो निकालना है तो 32 माइनस एन, एन होता है जो आपको स्लैश के बाद दिया गया होता है। 32 माइनस एन बिट जितनी भी होंगी उनको आपने, लेट्स से वो एक्स है, एक्स बिट्स को आपने राइट मोस्ट को 0 कर देना है तो फर्स्ट एड्रेस, और एक्स राइट मोस्ट बिट्स को 1 कर दिया तो लास्ट एड्रेस। लास्ट और फर्स्ट की रेंज निकाल लो तो आपके पास टोटल आईपी एड्रेस निकल आएंगे। तो यहाँ पे डबल 1 लिखा हुआ है, सारी 0 हो जाएंगी तब ये 32 आएगा क्यों 0 हो जवाब। जाएंगी? 0 क्यों हो जाएंगी? ये तो 30 बिट तो ऑलरेडी 1 है ना, उस तक तो मेरी रेंज नहीं है, मैंने तो 5 को छेड़ना है। 30 तो ऑलरेडी 1 है, वो तो 1 ही रहेगी। अच्छा अच्छा बस समझ लग गई, वो जो है उनको छोड़ देना है, बाकी आगे जो है उनको 5 तक लेकर आना है। समझ लग गई। ये 5 है, ये 5 मैंने चेंज करनी है, 6 और इसके आगे वाली को मैंने नहीं छेड़ना। अच्छा शुरू से 5 राइट मोस्ट, ठीक। राइट मोस्ट, राइट से स्टार्ट करना है ना, राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है राइट ऐसे। से जो 2 1 है उनको रहने देना, आगे जो है उनको 0 कर देना, वो ऑलरेडी 0 है। 1 को क्यों रहने देना है? राइट मोस्ट देखे ना, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट से 1 1 है, फिर इसको आगे हाँ 3 तो 0 1 आ 1 गई। 0 होगा ना, ये 1 और 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अच्छा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक समझ हाँ, लग और अगर इधर 1 होता ये भी कन्वर्ट होता है, ये 1 होता ये भी कन्वर्ट होता, ये 1 होता ये भी कन्वर्ट होता। ठीक ठीक। तो फर्स्ट एड्रेस के लिए, और अगर लास्ट एड्रेस निकालना है तो इन 5 बिट को 1 1 में कर दोगे, तो सबको 1 1 कर देंगे, ठीक सबको 1 1 में, 5 को स्पेसिफिक एग्जांपल में। ठीक। जी बिलाल आप कुछ पूछ रहे थे? सर जो ए
बिलाल सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिलाल आप बोले। सर जो ARP है वो सिर्फ उसी नेटवर्क में कनेक्टेड होस्ट जो होते हैं उनका मैक लेता है, और जो ठीक राउटर है। है वो अपने कनेक्टेड होस्ट को जो IP देता है वो बाकी दुनिया में लोगों को पब्लिक नहीं होता। तो सर फिर मुझे ये ठीक है। बात समझ नहीं आई कि फिर सोर्स टू एंड जो कनेक्टिविटी होती है और डेटा सेंड किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है, क्योंकि मैक जो है वो सिर्फ उसी नेटवर्क का पता है और जो IP है वो सिर्फ उस राउटर को पता है। तो फिर एक पीसी किसी दूसरे नेटवर्क में किसी दूसरे पीसी को जब डेटा भेजता है तो वहां तक किस बुनियाद पे पहुंचता है? थोड़ा सा मुझे उसमें थोड़ा देखो कंफ्यूजन हो रही है। राउटर का आईपी एड्रेस तो पब्लिक है ना, आपका काम होता है आपने राउटर तक भेजना है। उसके बाद जो विद इन जी नेटवर्क सर, आपने राउटर तक डिवाइड भेज करना है, दिया। राउटर तक चला गया, उसके पास तो सारी चीजें हैं। अभी मैंने आपको ARP कैश निकाल के दिखाई थी, ये मेरे राउटर की कैश है। इसको तो पता है कि मेरे साथ कौन कौन सी अटैच है और उसका मैक एड्रेस क्या है। सर जब मेरा एक पीसी एक नेटवर्क से डेटा भेजेगा वो दूसरे ठीक है। नेटवर्क के राउटर को भेजेगा, ठीक है, राउटर तक पहुंच गया। ठीक है। लेकिन उस पैकेट में ये कैसे डिफाइन होगा कि जिस राउटर को मैंने भेजा है उस राउटर ने आगे किस मैक को भेजना है, क्योंकि मेरे इस नेटवर्क में ARP के जरिए मेरे दूसरे नेटवर्क के होस्ट का मैक नहीं है। देखिए देखिए, जब राउटर के पास वो पैकेट पहुंचेगा तो राउटर के पास उस स्पेसिफिक कंप्यूटर का, उस स्पेसिफिक होस्ट का आईपी एड्रेस तो होगा ना, वो तो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो वैसे ही आ रहा है। ठीक है। सर रिसीविंग राउटर का जो होस्ट होगा रिसीविंग राउटर की उसका बात IP कर रहा हूँ ना। एड्रेस। देखो जब रिसीविंग राउटर के पास पैकेट पहुंच गया तो उसके पास जिस कंप्यूटर तक पहुंचाना है उस रिसीविंग राउटर ने, उसके पास आईपी तो है ना उस कंप्यूटर का। तो राउटर ARP रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा तमाम के तमाम जितने भी उसके साथ अटैच होंगे कि भाई मुझे बताओ कि इस आईपी के अगेंस्ट किसका मैक एड्रेस मैच करता है। तो देखो जिस तरह एक ARP होता है इस तरह एक RARP भी होता है। तो वहां से वो सर जब रिप्लाई करेगा सेंडर कि हाँ इस आईपी के अगेंस्ट मेरे सर साथ जब ये सेंडर मैक एड्रेस है। ये मैं आपको जब आपको देखो समझ नहीं आ रहा, मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाता हूँ। एक मिनट, ठीक है सर, ठीक है सर। एक मिनट, ये देखो। हाँ यहाँ पे ठीक है। ये देखो, ये आप कह रहे हो कि इसने ये सोर्स है, इसने यहाँ पे अपना सोर्स मैक एड्रेस और सोर्स आईपी एड्रेस अटैच कर दिया, और रिसीवर किसने आईपी एड्रेस अटैच किया, लेकिन मैक एड्रेस में आप कह रहे हो कि इसने राउटर का अटैच किया। अब देखो ये आईपी एड्रेस तो है ना, ये रिसीवर का है, तो ये बेशक जितना मर्जी आपस में चेंज होता रहे, जब ये रिसीवर राउटर के पास पहुंचेगा ये आईपी एड्रेस इसी तरह मेंटेन रहेगा। ये तो हमने चीज पढ़ी है। अब इस राउटर के पास अपनी ARP कैश है, तो ये चेक कर लेगा कि इस आईपी अगेंस्ट मेरे पास मैक एड्रेस किसका है, लेट्स से वो M1 है, तो वो उसके पास भेज देगा। इसमें क्या इश्यू है इतना। सर मुझे बाकी सारी चीजें क्लियर है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जो सेंडर है उसके पास जो डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है वो IP हम्म। एड्रेस किस तरह से मैनेज होगा, क्योंकि रिसीवर जो नेटवर्क है या मैंने जो मैंने बताया राउटर कि है वो जैसे तो कोई भी एड्रेसेस कंप्यूटर पब्लिक नहीं नेटवर्क के करता। साथ अटैच होता है ना, तो वो हेलो मैसेज भेज के बता देता है कि मैं इस नेटवर्क में आ गया हूँ। अगर आपने मुझे भेजना है तो मेरे साथ ये आईपी एड्रेस है और ये मेरा मैक एड्रेस है। तो ये जिस राउटर के साथ सर तो अटैच ये होगा ना, वो राउटर अपने साथ वाले राउटर को बताएगा कि भी मेरे साथ ये कंप्यूटर अटैच है। आगे हमने यही तो पढ़ना था राउटिंग। ये राउटर जी अपने जी साथ वालों को जी सर, बताएगा। मैं समझ गया, तो नेट से मैं समझ गया सर। इस राउटर के साथ आपका सेंटर अटैच है, तो उसको देखो अपने राउटर से पता चल रहा है कि मैंने जिसको भेजना है उसकी आईपी एड्रेस ये है। आईपी एड्रेस भी तो आप भेजते हो, नाम तो नहीं पता ना, आईपी एड्रेस ही है आपके पास। जी ठीक है सर, समझ गया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कोई मसला कोई मसला। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना सब लोग। कल इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है।